अध्याय 71 जादू का हॉल। जैसे ही सूर्य क्षितिज में लुप्त होने लगा, आकाश धुंधला हो गया। शिम्यू उत्साहपूर्ण कदमों से लोहार की दुकान से बाहर निकला। उसकी जेब में लगभग 10,000 चांदी के सिक्के थे। उसने ये पैसे लोहे पर हथौड़ा चलाने के आसान काम से कमाए थे, इसलिए वह काफी संतुष्ट था। उसे यकीन नहीं था कि उसे ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा भी या नहीं। पहाड़ की तलहटी से वह मुड़ा। धूसर टाइलों की मीनारों से ढकी एक इमारत उसकी नजरों के सामने आए। वह एक मध्यम आकार के क्षेत्र में स्थित थी। पहाड़ी घाटी में कई इमारतें थीं। हालांकि शिम्यू ने लोहार की दुकान की ओर जाते समय अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब वह अपनी दृष्टि इधर उधर घुमा रहा था, तो उसे एक धूसर इमारत दिखाई दी। इमारत के मुख्य द्वार के ऊपर एक विशाल तख्ती टंगी थी। उस पर लिखा था, जादू का हॉल। भवन के द्वार के सामने कई शिष्य जमा थे। ये शिष्य जिज्ञासा भरी नजरों से हॉल की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी हॉल में प्रवेश करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। इससे शिम्यू की जिज्ञासा जागृत हुई। वह रुक गया। अचानक हॉल से तेज हवा का झोंका आया। हवा के साथ उड़ती रेत के कारण आसपास के लोगों की नजर धुंधली हो गई। भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई। एक तेज चीख के साथ एक साया चमक उठा। वह हवा में लिपटा हुआ था। मुख्य हॉल के बाहर जमीन पर गिरते हुए उसने धीमी धमक की आवाज निकाली। तेज हवा का शिम्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह सामने के गेट से कुछ दूरी पर खड़ा था, इसलिए वह सब कुछ साफ देख पा रहा था। उसने देखा कि वह साया किसी सांवले रंग के बच्चे का था। वह शिम्यू जितना ही बूढ़ा लग रहा था। उसका शरीर हरी बेल की डंडियों से कसकर बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे उबले हुए चावल के पकौड़े में लपेटा गया हो। सिर्फ उसका सिर और पिंडलियां ही दिखाई दे रही थीं। हॉल से जबरदस्ती बाहर फेंके जाने के बाद वह सांवला सा नौजवान जमीन पर जोर से गिरा था। जमीन पर लौटते हुए वह दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। वह जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। भाइयों, भीड़ में से 2 युवक दौड़कर बाहर निकले। वे उस सांवले युवक के परिचित लग रहे थे, लेकिन वे रुके और हॉल के गेट की ओर देखने लगे। वे स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक तो जमीन पर पड़े उस युवक की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी प्रतिभा के साथ परीक्षा देने यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया। हॉल के अंदर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। स्वर में अधीरता झलक रही थी। सांवला युवक जमीन पर पड़ा पड़ा संघर्ष कर रहा था। आखिरकार अपने 2 दोस्तों की मदद से उसने बेलों को छुड़ाया। फिर लाल चेहरे के साथ उसने दालान के दरवाजे की ओर देखा। यह नामुमकिन है। जब मैं अपने परिवार के साथ रहता था, तब मैंने एक विशेषज्ञ से अपनी जांच करवाई थी। उसने जो पाया, उसके आधार पर मुझमें निश्चित रूप से जादूगरी का हुनर है। मैंने तो बुनियादी तकनीकें भी सीखनी शुरू कर दी हैं। वह युवक शर्मिंदा लग रहा था। उसने तर्क दिया, क्योंकि वह इन शब्दों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दूसरे जादूगरों की तुलना इस संप्रदाय के जादूगरों से मत करो। सब जानते हैं कि एक जादूगर को प्रशिक्षित करने के लिए जरूरी संसाधन उसी स्तर के योद्धा को प्रशिक्षित करने के लिए जरूरी संसाधनों से लगभग 10 गुना ज्यादा होते हैं। क्या तुमने सोचा था कि यह संप्रदाय तुम्हारे जैसे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भारी संसाधन खर्च करेगा? जिन लोगों में सिर्फ एक तत्व का एक अंश प्रेरण बल होता है, एक आधिकारिक जादूगर प्रैक्टिशनर बनने के लिए कम से कम प्रेरण जल को 3 अंश से ज्यादा चमकाने में सक्षम होना चाहिए। आवाज और भी अधीर लग रही थी। इन शब्दों से वह सांवला युवक अपमानित महसूस करने लगा, इसलिए उदास चेहरा लिए वह वहां से चला गया। जो लोग अपनी जादुई कला का परीक्षण करना चाहते हैं, उन्हें साफ मन से अंदर आना चाहिए। अगर कोई लापरवाही से अंदर आया, तो मैं तुम्हें यूं ही बाहर नहीं निकाल दूंगा। इतनी साधारण सजा फिर कभी नहीं दूंगा। इस बुजुर्ग के पास ज्यादा खाली समय नहीं है। कर्कश आवाज गूंजी। इसके बाद हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। ये शब्द सुनकर आसपास के लोग एक दूसरे को देखकर घबरा गए। फिर वे धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। लोगों की चर्चा सुनकर शिम्यू को पूरा मामला समझ आ गया। जादू का हॉल एक ऐसी जगह थी जहां विशाल महत्वाकांक्षी भीड़ में से सच्चे जादूगरों को छांटा जाता था। हालांकि किसी की प्रतिभा की जांच मुफ्त में नहीं होती थी। हॉल में प्रवेश करने के लिए 3000 चांदी देनी पड़ती थी। इसके अलावा यहाँ के परीक्षक का स्वभाव भी अजीब था। अगर किसी का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं आता, तो प्रवेश शुल्क के रूप में दिया गया पैसा बर्बाद हो जाता था। इसके अलावा परीक्षक उस व्यक्ति को अपमानित भी करता था। चर्चा कुछ देर तक चलती रही। कुछ लोग कोशिश करने को उत्सुक थे, लेकिन उस सांवले रंग के नौजवान के अनुभव ने उन्हें निराश कर दिया था। इसलिए किसी की भी हॉल में कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। शिम्यू भी एक पल के लिए झिझका, लेकिन जादूगर की हैसियत देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। और तो और उसे याद आया कि धन के हॉल में जादूगरों के लिए तरह तरह के मिशन होते हैं, और अच्छी तनख्वाह भी। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और चांदी के नोटों से भरी जेबें लेकर हॉल में दाखिल हुआ। आसपास के लोग ये देखकर दंग रह गए। वे फुसफुसाने लगे और शिम्यू की स्थिति के बारे में पूछताछ करने लगे। शिम्यू को हालात और लोगों की फुसफुसाहटों से कोई सरोकार नहीं था। वह स्थिर भाव से हॉल में दाखिल हुआ। वह हॉल के सामने के दरवाजे को पार कर गया और एक गलियारे में पहुंचा जो कई फीट चौड़ा था। यह एक शांत मुख्य हॉल की ओर जाता था। मुख्य हॉल विशाल था, हालांकि उसमें ज्यादा सजावट नहीं थी। बाईं ओर लाल चंदन की लकड़ी से बनी एक विशाल मेज रखी थी। मेज के पीछे एक धूसर वस्त्र पहने बूढ़ा बैठा था। वह हाथ में पकड़े एक पीले रंग के स्क्रॉल को पढ़ने में तल्लीन लग रहा था। हॉल के दाहिनी ओर एक गोल पत्थर का चबूतरा रखा था। चबूतरा जमीन से 1 फीट ऊंचा था। उसकी चौड़ाई 10 फीट थी। उस पर अजीबोगरीब जादुई अक्षर अंकित थे।
उस चबूतरे के चारों ओर बहुरंगी स्फटिक स्तंभ लगे हुए थे। इनमें से प्रत्येक स्तंभ होंठ जितना मोटा था। इन स्तंभों के रंग एक दूसरे से भिन्न थे। इसके अलावा प्रत्येक स्तंभ पर 9 चौकोर आकृतियां उकेरी गई थीं। ये चौकोर आकृतियां मानक को नीचे से ऊपर तक 9 श्रेणियों में विभाजित करती थीं। वे अत्यंत रहस्यमय लग रहे थे। शी म्यू उस मंच और क्रिस्टल स्तंभों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया जब उसने शी म्यू के कदमों की आहट सुनी। बूढ़े आदमी का कद छोटा था, उसके बाल भूरे और आंखें तिकोनी थीं। उसका मुंह नुकीला था और गाल बंदर जैसे थे। उसका रूप रंग बहुत ही भद्दा था। बूढ़े आदमी ने स्क्रॉल नीचे रखते हुए अपनी त्रिकोणीय आंखें शी म्यू की ओर घुमाईं। हालांकि वह अपनी सीट से नहीं उठा। पता लगाने के लिए कागज पर अपना नाम और हैसियत लिख लो। भूरे रंग के वस्त्र पहने आदमी ने उदास भाव से कहा, मेरा नाम शी म्यू है। मैं एक नया शिष्य हूँ। मैं 2 महीने पहले इस संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ। शी म्यू ने एक हाथ से दूसरे हाथ को अपनी छाती पर रखते हुए आदरपूर्वक कहा। धूसर वस्त्रधारी आदमी ने उसे परखा। उसने व्यंग्य किया, क्या तुमने नहीं देखा कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था? तुम्हें अब भी अपनी जादुई कला को परखने की हिम्मत है? तुम मन ही मन ख्वाहिशें पाल रहे हो, है ना? ये शब्द सुनते ही शी म्यू का चेहरा बदल गया। फिर भी वह चुप रहा। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं जो ठीक से अभ्यास नहीं कर पाते, लेकिन जिनके दिमाग अव्यावहारिक विचारों से भरे रहते हैं। जादू का हॉल शिष्यों के जादू कौशल की परीक्षा लेने की जगह है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी तुम जैसे निकम्मे लोगों की परीक्षा लेने को तैयार नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना पैसा बचाकर यहाँ से चले जाओ। बूढ़े ने शी म्यू को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, वरिष्ठ, ये शिष्य मानसिक रूप से तैयार होकर आया है। ये रहे 3000 चांदी के नोट। कृपया मेरी कुशलता परखने के लिए थोड़ा समय निकालिए। शी म्यू ने अपनी जेब से 3 चांदी के नोट निकाले। फिर उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक लाल चंदन की लकड़ी की मेज पर रख दिया। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने शी म्यू को और गौर से देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि शी म्यू अपने चेहरे पर दृढ़ भाव लिए शांति से खड़ा रहा। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कुर्सी से उठते हुए उसने एक खर्राटा भरा। इधर आओ, इस पत्थर के चबूतरे पर खड़े हो जाओ। बूढ़ा आदमी चबूतरे के पास गया और अपनी छाती से एक जेड रूलर निकाला। रूलर पर रंग बिरंगे जादुई अक्षर उकेरे हुए थे। ये अक्षर पत्थर के चबूतरे पर उकेरे गए पैटर्न जैसे लग रहे थे। शी म्यू बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने कुछ बुदबुदाया। अचानक उसके शरीर से हरी रोशनी का एक विस्फोट निकला और जेड रूलर में प्रवाहित हुआ। जैसे ही हरी रोशनी रूलर के शरीर में समाई, उस पर अंकित अक्षर चमक उठे। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, रूलर से एक रंगीन प्रकाश किरण निकली। फिर प्रकाश की यह किरण पत्थर के चबूतरे में समा गई। भिन्न नाव। अचानक गोल मंच पर उकेरे गए नमूने चमक उठे। उनसे तरह तरह की मिश्रित किरणें निकलने लगीं। फिर हॉल में एक घरघराहट की आवाज गूंज उठी। ये देखकर शी म्यू के हाव भाव बदल गए। अचानक उसका शरीर मंच से निकल रही विविध किरणों से ढक गया। उसके पैरों के नीचे से गर्म हवा का एक झोंका निकला और उसके शरीर में समा गया। कुछ देर तक वह बिजली की गति से उसके शरीर में घूमती रही। फिर वह वापस पत्थर के मंच में बह गई। मंच पर मौजूद चमकीले पैटर्न अंततः धुंधले पड़ गए। हालांकि आसपास के क्रिस्टल स्तंभों में कुछ बदलाव देखे गए। अचानक एक नीला, एक लाल और एक काला क्रिस्टल स्तंभ एक साथ प्रकाशित हो गया। 3 क्रिस्टल स्तंभों में नीचे से पहली स्थिति में किरण ऊपर की ओर उठने से पहले चमक उठी। नीला क्रिस्टल स्तंभ एक मानक चेक पैटर्न के साथ चमक रहा था, लाल स्तंभ 2 के साथ। हालांकि काला स्तंभ 5 चेक पैटर्न के साथ चमक रहा था। भूरे वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति ये देखकर दंग रह गया। अध्याय 72 स्थानिक तत्व प्रेरण बल। जब तक शी म्यू पत्थर के मंच से नीचे उतरे, तब तक बूढ़े व्यक्ति का रंग अपनी सामान्य शांत अवस्था में लौट आया था। क्या मैं सीनियर से पूछ सकता हूँ कि मैं परीक्षा में पास हुआ हूँ या नहीं? मैं देख सकता हूँ कि मेरी तत्व प्रेरण क्षमता 3री डिग्री पार कर गई है। शी म्यू ने बूढ़े की आंखों में उभरे अजीब से भाव को नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने जांचते हुए स्वर में पूछा, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है आप सही हों। बूढ़े आदमी की त्रिकोणीय आंखों ने शी म्यू को परखने के लिए उसकी ओर देखा। उसका रंग रूप थोड़ा अजीब हो गया था। वरिष्ठ, क्या इस शिष्य के शरीर में कुछ अनुचित है? शी म्यू उस वृद्ध व्यक्ति का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ। हालांकि उसके चेहरे पर अजीब भाव देखकर वह बेचैन होने लगा। एक जादूगर और एक योद्धा में फर्क होता है। किसी व्यक्ति का मजबूत और कमजोर तत्व प्रेरण बल उसकी क्षमता निर्धारित करता है। कई बड़े संप्रदाय, जिनमें हमारा संप्रदाय भी शामिल है, इस आम सहमति पर पहुंचे हैं जिन जादूगरों का तत्व प्रेरण बल 3 अंश से कम होता है, उनके स्टार ग्रेड स्तर तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। उनके प्रयास व्यर्थ होंगे, भले ही वे भारी संसाधनों का उपयोग करें। इसलिए कई बड़े संप्रदायों ने यह निर्धारित करने के लिए कि किसी व्यक्ति में प्रशिक्षण पाने की क्षमता है या नहीं, 3 अंश से ज्यादा तत्व प्रेरण बल का मानदंड निर्धारित किया है। आपका तत्व प्रेरण बल 5 अंश से ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपके पास चंद्र ग्रेड स्तर तक पहुंचने की थोड़ी सी संभावना है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दृष्टि वापस खींच ली। फिर एक पल सोचने के बाद उन्होंने समझाया। शी म्यू उत्साहित हो गया जब उसने काले स्तंभ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बूढ़े व्यक्ति ने उसके भाव देखकर सिर हिलाया। उसे उस पर थोड़ा तरस आ रहा था।
फिर उसने जीभ चटकाई और आगे कहा, अगर आपने काले और सफेद स्तंभों के अलावा 5 निशानों तक के किसी भी अन्य क्रिस्टल स्तंभ को उत्तेजित किया होता तो आप हमारे संप्रदाय के लिए एक अमूल्य निधि बन जाते। दुर्भाग्य से आपने उस तत्व प्रेरण बल को उत्तेजित किया है जो भ्रामक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। यह अत्यंत दुर्लभ है। इसके अलावा हमारे संप्रदाय के इतिहास में किसी ने भी इस तत्व बल को उत्तेजित नहीं किया है, इसलिए हमारे पास इस तत्व के लिए लगभग कोई अभ्यास कला नहीं है। इसके अलावा यह मुख्यतः सूत्र जादूगरों और आत्मा जादूगरों की कलाओं से संबंधित है, इसलिए आप इन 2 जादुई कलाओं का अभ्यास करने के लिए चाहे जितना भी प्रयास करें, आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना बेहद कम है। ये सुनकर शी म्यू निराश हो गया। हालांकि दोबारा सोचने के बाद वह शांत और आश्वस्त हो गया। हॉल में कदम रखने से पहले शी म्यू को जादू का हुनर सीखने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए प्रैक्टिशनर लेवल का जादूगर बनना भी उसके लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इसके अलावा उन्हें याद आया कि धन के हॉल में उपलब्ध कई कार्य केवल एक अभ्यासशील जादूगर द्वारा ही किए जा सकते हैं। वह थोड़ा अधीर हो गया। वरिष्ठ, क्या मुझमें आधिकारिक प्रैक्टिशनर जादूगर बनने की योग्यता है? शी म्यू ने नीले और लाल स्तंभों की ओर देखा जो 3 चेक के नीचे थे। बिल्कुल, बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तो क्या मैं जादूगर बनना चुन सकता हूँ? उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। फिर उसने वह सवाल पूछा जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। आपकी जन्मजात प्रतिभा को देखते हुए क्या आपके पास फॉर्मूला या सोल जादूगर बनने के अलावा कोई और विकल्प होगा? बूढ़े आदमी की त्रिकोणीय आंखें घूम गईं और एक उलझन भरी नजर सामने आए। बूढ़े आदमी के शब्द शी म्यू को भले ही कड़वे लगे लेकिन मधुर लगे। वह उत्साहित हो गया जब उसे एहसास हुआ कि अगर वह जादूगर बन गया तो उसे अभ्यास के संसाधनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह वो जगह नहीं है जहाँ जादू कला के साधक सचमुच पंजीकृत होते हैं। मेरे साथ आओ। शी म्यू खुशी से झूम उठा जब उसने सुना कि वह जादूगर बन सकता है। वह उस बूढ़े आदमी को पागलों की तरह देखने लगा। हालांकि बूढ़े ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह कमरे में और आगे बढ़ गया। फिर उसने एक साधारण सी दिखने वाली दीवार को धीरे से 2 बार छुआ। एक आदमी जितना लंबा दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ हवा में प्रकट हुआ। शी म्यू ने उसका पीछा किया। वह छिपे हुए दरवाजे की व्यवस्था की जटिलता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गुप्त दरवाजा पार करने के बाद रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, इसलिए वे जल्द ही एक गुप्त कमरे में पहुंच गए। गुप्त कमरा विशाल नहीं था, उसकी सजावट भी कम ही थी। हालांकि फर्श के बीचों बीच एक विशाल गोलाकार डिजाइन बना हुआ था जिस पर अनगिनत चांदी के पैटर्न और अज्ञात रहस्यमयी लेखन था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बाध्यकारी नियमों का कोई चार्ट हो। तुम्हें क्या हो रहा है? अंदर आओ। बूढ़ा आदमी गोलाकार डिजाइन के बीच में खड़ा था। उसने शी म्यू को देखा जो कमरे को देख रहा था। फिर वह अधीर स्वर में बोला। शी म्यू ने जवाब में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह गोलाकार डिजाइन के अंदर चला गया। बूढ़े ने एक पीले रंग का कागज का ताबीज निकाला और अपनी कलाई हिलाई। अचानक कागज के ताबीज में आग लग गई। फिर वह बूढ़े के हाथ से निकलकर एक पीले प्रकाश गोल में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब ऊर्जा में लिपटा हो। प्रकाश गोलाकार जमीन पर चला गया और गोलाकार डिजाइन में डूब गया। भनभनाहट। एक भनभनाहट की आवाज सुनाई दी। फर्श पर उकेरे गए चांदी के पैटर्न और अक्षर मानो जीवंत हो उठे हों। घूमते हुए उनमें से एक हल्की सी सफेद रोशनी निकल रही थी। जैसे ही सफेद रोशनी हवा में फैल गई, शी म्यू और बूढ़ा आदमी कमरे से गायब हो गए। शी म्यू को चक्कर आने लगा। फिर उसने खुद को एक भूमिगत हॉल में खड़ा पाया। हॉल किसी अजीब हरे पत्थर से बना था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। फर्श छोटा था, हालांकि हॉल खाली होने के कारण ये काफी विशाल लग रहा था। छत मुट्ठी भर आकार के कई चमकदार मोतियों से सजी थी। ये मोती पूरे हॉल को रोशन कर रहे थे। हॉल दिन की तरह चमक रहा था। हॉल के बीचों बीच एक ऊंची हरी जेड दीवार खड़ी थी। उसके सामने एक विशाल कांसे का धूपदान रखा था। धूपदान का आकार किसी जानवर के सिर जैसा था। एक बैंगनी मोमबत्ती जो एक बच्चे के हाथ जितनी मोटी थी उसमें डाली गई थी। मोमबत्ती पर भूरे और काले रंग के निशान थे। इसका मतलब था कि इसका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका था। कमरे का निरीक्षण करते समय शी म्यू की नजर विशाल जेड दीवार पर पड़ी। दीवार लगभग 100 अलग अलग चिन्हों से भरी हुई थी। ये चिन्ह ऊपर से नीचे तक छपे हुए थे। ऊपर के 2 चिन्ह तारे के आकार के और हल्के लाल रंग के थे। दूसरी पंक्ति में 8 हरे चिन्ह थे जो बादलों के समूह जैसे थे। उनके नीचे 100 से ज्यादा सफेद चमकदार चिन्ह थे। ये निशान चमक रहे थे। वे असाधारण रूप से रहस्यमय लग रहे थे। इन रहस्यमय चिन्हों ने शी म्यू को हुओ माओ द्वारा सुगंधित नदी सराय में बताई गई बातों की याद दिला दी। उनके अनुसार काले दानव संप्रदाय के 10 आधिकारिक जादूगर थे और अभ्यास स्तर पर लगभग 100 अनौपचारिक जादूगर थे। 1 इस जानकारी ने उन्हें अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और इधर उधर मत देखना, धूसर वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने कठोर स्वर में कहा। शी म्यू के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने नजरें नीची कर लीं और बूढ़े आदमी के पास खड़ा हो गया। बूढ़ा आदमी संतुष्ट था क्योंकि हॉल का माहौल अब गरिमा में हो गया था। उसने सिर हिलाया और बना के पास गया। फिर उसने उसके ऊपर हाथ हिलाया। मोमबत्ती के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी। अचानक मोमबत्ती जल उठी। नीले धुएं का एक गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया।
बूढ़े आदमी ने आदरपूर्वक धुएं को प्रणाम किया। हरे जेड की दीवार के ऊपरी बाएं हिस्से पर एक तारे के आकार का निशान चमक रहा था। उस निशान से लाल प्रकाश की किरण निकल रही थी। ये प्रकाश किरण धूपबत्ती के ऊपर घूमती रही, फिर घनीभूत होने लगी, फिर एक धुंधली और आभासी छाया में बदल गई। शी म्यू ने उस अस्पष्ट आकृति को ध्यान से देखा। वह एक लंबी काली दाढ़ी वाला मध्यम आयु वर्ग का कन्फ्यूजियस विद्वान निकला। मास्टर जी, बूढ़े आदमी ने आदरपूर्वक धुंधले सिलहूट के सामने झुककर प्रणाम किया। नोट्स: कोई भी जादूगर अगर मूल्यांकन परीक्षा में तीसरी डिग्री पास नहीं कर पाता तो उसे अमान्य जादूगर माना जाता है। हो सकता है कि उसमें जादू टोने की जन्मजात प्रतिभा हो, लेकिन वह संप्रदाय की मान्यता के लायक नहीं है। यदि कोई जादूगर संप्रदाय द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षा में 3 डिग्री पार कर लेता है तो उसे प्रैक्टिशनर स्तर का आधिकारिक जादूगर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को संप्रदाय द्वारा उसकी प्रतिभा के लिए आधिकारिक मान्यता दी जाती है, लेकिन फिर भी उसे अनौपचारिक जादूगर माना जाता है क्योंकि वह केवल प्रैक्टिशनर स्तर का जादूगर होता है, पूर्ण जादूगर नहीं। स्पिरिट ग्रेड तक पहुंचने वाले जादूगर को संप्रदाय द्वारा आधिकारिक जादूगर माना जाता है। उन्हें अब प्रैक्टिशनर स्तर अनौपचारिक नहीं माना जाता। अध्याय 73। एक जादूगर। क्या आपको हमारे संप्रदाय में जादू टोने में माहिर कोई नया संभावित शिष्य मिला? मास्टर जी ने ग्रे रंग के वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे खड़े शी म्यू की ओर एक नजर डाली। फिर उन्होंने हल्के से पूछा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने शी म्यू के तत्व प्रेरण बल का विवरण साझा किया। उसने मास्टर जी को ये भी बताया कि शी म्यू ने स्थानिक संवेदन में 5 डिग्री, अग्नि संवेदन में 2 डिग्री और जल संवेदन में 1 डिग्री प्राप्त कर ली है। ओह, उसने स्थानिक संवेदन में 5 डिग्री हासिल कर ली। कन्फ्यूजियस विद्वान की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। उसने शी म्यू को कई बार परखा। शी म्यू को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लंबी दाढ़ी वाले उस आदमी की निगाहें ठंडी लग रही थीं। हालांकि उसमें एक अनोखी ताकत थी जो किसी के शरीर के आर पार देख सकती थी। आपका नाम क्या है? लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने थोड़ी देर बाद पूछा। मास्टर जी, इस शिष्य का नाम शी म्यू है। शी म्यू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। 5 अंशों पर प्रेरण बल का होना अत्यंत दुर्लभ है। यह अफसोस की बात है कि आपने स्थानिक संवेदन में 5 अंशों का प्रेरण किया है। आपको पता ही होगा कि हमारे संप्रदाय में इसकी स्थापना के बाद से कभी कोई स्थानिक जादूगर नहीं हुआ, इसलिए आपको सिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दरअसल मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा। उसके चेहरे पर झिझक थी। ये सुनकर शी म्यू को चिंता होने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प तुम्हारी एक साधारण जादूगरनी होने की हैसियत पर आधारित है। हमारे संप्रदाय के नियमानुसार तुम्हें एक जादुई संसाधन मिल सकता है, लेकिन तुम्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। पहला विकल्प सुनते ही शी म्यू का चेहरा बदल गया। फिर भी वह चुप रहा और लंबी दाढ़ी वाले आदमी द्वारा दूसरा विकल्प बताए जाने का इंतजार करने लगा। दूसरा विकल्प ये है कि आपको एक जादू अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें काले दानव संप्रदाय को कभी न छोड़ने का वचन देना होगा। तभी मैं, स्टार ग्रेड जादूगर, व्यक्तिगत रूप से आपको जादू सीखने में मार्गदर्शन करूंगा। इसके अलावा हमारा संप्रदाय आपको किसी भी सामान्य जादूगर की तुलना में अधिक संसाधन प्रदान करेगा। यदि आपकी धारणा पर्याप्त अच्छी है तो मैं भविष्य में आपको अपना उत्तराधिकारी बनाने पर भी विचार कर सकता हूँ। लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने आगे कहा। ये सुनकर धूसर वस्त्रधारी आदमी हैरान रह गया। उसने मुड़कर शी म्यू की तरफ देखा। अगर दूसरा विकल्प चुनने से मैं इसी संप्रदाय तक सीमित रह जाऊंगा तो मैं पहला विकल्प ही चुनूंगा। शी म्यू ने कुछ देर सोचा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। लंबी दाढ़ी वाले आदमी का दूसरा प्रस्ताव काफी लुभावना लग रहा था। हालांकि शी म्यू इस पर विचार करने को तैयार नहीं था क्योंकि इसमें एक स्वाभाविक खामी थी, अपनी आजादी का त्याग करके जीवन भर काले दानव संप्रदाय में कैद रहना। यदि वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं उठा सका तो प्रचंड शक्ति प्राप्त करने का क्या लाभ था? लंबी दाढ़ी वाले आदमी की आंखें हिल गईं। उनमें कोई भाव नहीं था। उसने सिर हिलाया और पत्थर की दीवार की ओर हाथ उठाया। दीवार से सफेद धुएं का एक बादल निकला और हथेली के आकार के एक गोलाकार जेड आभूषण में बदल गया। फिर वह उड़कर शी म्यू के सामने रुक गया। इस पर अपने खून की एक बूंद डाल दो, लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। शी म्यू एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने अपनी उंगली काट ली और अपने खून की एक बूंद जेड आभूषण पर टपका दी। लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी उंगली उठाई। उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली। वह प्रकाश किरण जेड के आभूषण में समा गई। अचानक जेड आभूषण से एक सफेद रोशनी निकली। उसके भीतर लाल रोशनी की एक हल्की सी लकीर बह रही थी। फिर कुछ अस्पष्ट अक्षर उभरे और रोशनी में घूमने लगे। जेड आभूषण के केंद्र से लाल प्रकाश की एक किरण प्रक्षेपित हुई। फिर लाल प्रकाश हरे पत्थर की दीवार के साथ मिल गया। तभी दीवार के नीचे टिमटिमाते सैकड़ों प्रकाश बिंदुओं के बीच एक नया प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। जेड आभूषण की सफेद रोशनी फीकी पड़ गई और उसकी सतह पर एक चमकदार बिंदु दिखाई देने लगा। ये बिंदु दीवार पर उभरे नए प्रकाश बिंदु के साथ झंझनाने लगा। फिर जेड आभूषण की सतह पर 2 छोटे लाल शब्द उभरे। ये शी म्यू का नाम था। जेड आभूषण के दूसरी ओर एक लाल पैटर्न था। इस पैटर्न में कई जादुई अक्षर थे। ये पूरी तरह खिले हुए कमल के फूल जैसा लग रहा था। ये हमारे संप्रदाय में जादूगर के रूप में आपका पहचान पत्र है। इसे किसी भी कीमत पर मत खोना। अब से आपको इस संप्रदाय के जादूगर के रूप में पहचाना जाएगा। लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी उंगली वापस खींच ली।
फिर उसने शी म्यू की ओर देखा और बोला, हाँ, ये शिष्य हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगा। शी म्यू ने दोनों हाथों से जेड आभूषण को पकड़ लिया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नजर भूरे रंग के वस्त्र पहने आदमी की ओर घुमाई। ठीक है, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी। वह थका हुआ लग रहा था। फिर उसका शरीर लाल रोशनी से चमकने लगा। उसके बाद वह लाल रोशनी में बदल गया और हरे पत्थर की दीवार पर बने तारे के आकार के निशान में डूब गया और फिर गायब हो गया। धूसर वस्त्रधारी आदमी ने जल्दी से उसे जवाब दिया। अधेड़ उम्र के आदमी के गायब होते ही उसने अपना शरीर सीधा किया। मेरे पीछे आओ। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने शी म्यू की ओर देखा और कहा। फिर वह हॉल के कोने की ओर चल पड़ा। ये सुनते ही शी म्यू ने गोल जेड आभूषण को देखना बंद कर दिया। फिर वह जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़ा। बूढ़ा आदमी हॉल में एक काली दीवार के पास खड़ा था। उसने दीवार पर 2 बार हाथ मारा। फिर उसने सफेद रोशनी की किरण छोड़ने का इशारा किया। फिर दीवार पर एक प्रकाश किरण पड़ी। दीवार से एक हल्की काली रोशनी निकली। उसके बाद काली दीवार में एक पत्थर का दरवाजा, जो किसी इंसान जितना ऊंचा था, क्लिक की आवाज के साथ दिखाई दिया। द्वार पर एक मंद हरा प्रकाश भी प्रकट हुआ। ये संघनित होकर एक हरे प्रकाश का कवच बन गया और उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। अपना जेड आभूषण इस्तेमाल करो, यह इस दरवाजे की चाबी है। मेरे साथ अंदर आओ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, दरवाजे के अंदर आने के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं छू पाओगे। अगर तुमने लापरवाही से कुछ भी करने की हिम्मत की, हे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बूढ़े ने व्यंग्य किया। फिर उसका शरीर चमक उठा और हरी रोशनी में गायब हो गया। शी म्यू का चेहरा बदल गया। उसने जेड के आभूषण पर नजर डाली और उसे हरे प्रकाश की ढाल पर रख दिया। अचानक हरे प्रकाश की ढाल टिमटिमाने लगी और टूट गई। शी म्यू जल्दी से दरवाजे से अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी वहां पहले से ही मौजूद था। उसने शी म्यू को आगे चलने का इशारा किया। वे आधे पौने घंटे तक चलते रहे। उसके बाद उनके सामने एक साधारण आकार का पत्थर का कक्ष प्रकट हुआ। कमरा साधारण सा लग रहा था। बीच में रखी 7-8 लकड़ी की अलमारियों को छोड़कर वह खाली था। हर अलमारी कई अलमारियों में बटी हुई थी। इन अलमारियों की ऊपरी पंक्तियों में अलग अलग रंगों और आकारों की जेड की पर्चियां रखी थीं। प्रत्येक जेड स्लिप एक छोटे प्रकाश कवच से ढकी हुई थी, जो प्रकाश की बहुरंगी किरणें उत्सर्जित कर रही थी। हम अपने संप्रदाय की सभी जादुई कलाएं यहीं संग्रहित करते हैं। अब आप एक आधिकारिक जादूगर बन गए हैं, इसलिए आप हमारे संप्रदाय के नियमों के अनुसार मुफ्त में एक कला चुन सकते हैं, धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर शी म्यू को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने 1-2 बार सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नजर अलमारियों की ओर घुमाई। हालांकि उसने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे बूढ़े आदमी की चेतावनी याद थी। गुरुजी, क्या ये शिष्य आपका सम्माननीय नाम पूछ सकता है? शी म्यू ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्योंकि उसके मन में एक विचार आया था। इस बूढ़े आदमी का नाम सन एन है। आप मुझे मास्टर सन कह सकते हैं, भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े आदमी का स्वर पहले से ज्यादा दोस्ताना लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि शी म्यू उस संप्रदाय का आधिकारिक जादूगर बन गया था। अध्याय 74, आत्मिक शक्ति संचित करने की कला। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं मास्टर सन से सलाह लेने की सोच रहा हूँ। शी म्यू एक पल के लिए झिझका। फिर उसने अपने हाथ सीने पर रखे और बोला, अगर आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से पूछिए। बूढ़े आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैंने जनरल लाइब्रेरी में कई जादुई कलाएं देखीं। दरअसल जनरल लाइब्रेरी में संग्रहित जादुई कलाओं की संख्या हमारे यहाँ मौजूद कलाओं से कहीं ज्यादा थी। मुझे आश्चर्य है कि उनमें क्या अंतर होगा, शी म्यू ने पूछा। उसे बूढ़े सुन अन के अजीब स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। बूढ़े व्यक्ति ने शी म्यू की ओर देखा और कहा, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। जनरल लाइब्रेरी में संग्रहित जादू कलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन वे साधारण कलाएं हैं जो लगभग किसी भी बड़े संप्रदाय में पाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि जिन शिष्यों के पास कोई तत्व प्रेरण बल नहीं है, वे भी ज्वलंत दानव टोकन के बदले में वे कलाएं प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जादू के हॉल में आप जो जादू कलाएं देख सकते हैं, वे काफी अलग हैं। ये कलाएं संख्या में कम हैं, लेकिन वे हमारे काले दानव संप्रदाय का सार हैं। इसके अलावा इन कलाओं तक केवल उन्हीं शिष्यों की पहुंच हो सकती है जिनके नाम जादूगर के रूप में पत्थरों पर अंकित हैं। ये शब्द सुनते ही शी म्यू ने सिर हिलाया। अच्छा, अब बहुत हो गई ये फालतू बातें। अब मैं इस जगह से कुछ देर के लिए प्रतिबंध हटाता हूँ। जल्दी करो और अपनी पसंद की कला चुनो, दूसर वस्त्रधारी आदमी अधीर स्वर में बोला। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और अपना एक हाथ चलाया। अचानक पत्थर के कमरे में रोशनी की एक किरण चमकी। साथ ही जेड पर्चियों के चारों ओर लिपटा प्रकाश कवच भी टिमटिमा उठा। फिर वह चमक धीरे धीरे लुप्त होने लगी। बूढ़ा आदमी कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए। फिर उसने छत की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गया हो। शी म्यू की सांसें तेजी से चलने लगीं जब उसने जेड स्लिप के टुकड़ों को देखा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से पहले किसी शिष्य को निःशुल्क कला सीखने का अवसर मिलना लाभदायक था। सामान्य पुस्तकालय में संग्रहित साधारण कलाएं कम से कम 6 ज्वलंत दानव टोकन के बदले में प्राप्त की जा सकती थीं, लेकिन वृद्ध सन आन के अनुसार इन कलाओं का मूल्य जादू के हॉल में संग्रहित जादुई कलाओं से कहीं कम था। शी म्यू ने अपना संयम वापस पाने के लिए गहरी सांस ली। फिर वह पास की लकड़ी की शेल्फ की ओर चल पड़ा।
आधे घंटे में उसने 200 से ज्यादा जादू विद्याएं देखीं। सारी कलाएं देखने के बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं। पता चला कि इनमें से अधिकांश कलाएं सहायक कलाएं थीं जिनका उपयोग जादूगरों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। उसके हाथ में एक जेड स्लिप थी। उस पर नाम लिखा था, सच्ची अग्नि और जादू की कला। इस कला का नाम सुनने में तो अच्छा लग रहा था, हालांकि यह अग्नि तत्व को परिष्कृत करने वाली गोलियों और औषधियों के प्रभाव को और बढ़ा देती थी। ये औषधियों की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकती थी। कुछ पर्चियों में कीमिया को सरल बनाने की विधियां लिखी थीं, यानी दुर्लभ गोलियां बनाने और कई तरह के स्पिरिट प्लांट उगाने की विधियां। कुछ पर्चियों में कागज का ताबीज या जादुई फॉर्मूला बनाने की बारीकियां थीं। शीमू को कुछ जेड पर्चियां भी मिलीं जिनमें तरह तरह के जादुई औजार बनाने के तरीके बताए गए थे। जादूगरों के लिए सीमित कलाएं थीं। उसने इन सभी कलाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसे 10 कलाएं ऐसी मिलीं जो ध्यान देने योग्य थीं। हालांकि इनमें से अधिकांश कलाएं पंचतत्व जादूगरों से संबंधित थीं। केवल 2 कलाएं वायु, वज्र और हिम जादूगरों के प्रशिक्षण से संबंधित थीं। इनमें से एक कला सिद्ध को आकर्षण और सूत्र के लिए डिजाइन किया गया था। इसे आत्मिक शक्ति संचय की कला कहा जाता था। इस कला के लिए किसी विशेष तत्व की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई भी जादूगर इसका अभ्यास कर सकता था। शिम्यू हक्का बक्का रह गया। वह अपनी आंखों में निराशा को छिपा नहीं सका। गुरु सूर्य, इस हॉल में संग्रहित जादुई कलाओं का संग्रह छोटा नहीं माना जा सकता, लेकिन अभ्यास करने लायक कलाएं तो कुछ ही क्यों हैं। बाकी कलाएं तो सहायक कलाएं हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ शक्ति वृद्धि के लिए ही किया जा सकता है। शिम्यू ने कुछ देर अलमारियों में खोजबीन की, फिर वह सूर्य आन से पूछे बिना नहीं रह सका। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जादू की कलाएं योद्धाओं की साधना कलाओं या किसी भी अन्य औषधि शोधन कला से दुर्लभ हैं। ये कलाएं आपको स्टार ग्रेड स्तर तक ले जा सकती हैं। सामान्य पुस्तकालय में अभ्यास कलाएं खंडित और निम्न स्तरीय हैं। वे अभ्यासी स्तर के जादूगरों के लिए हैं। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने शिम्यू की ओर देखा और भावशून्य स्वर में उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो ये शिष्य आत्मिक शक्ति संचय करने की कला नामक कला का चयन करेगा। शिम्यू ने शेल्फ से एक ग्रे जेड पर्ची उठाई और अनिच्छा से कहा, हे, इस कला को कम मत आंको। ये सच है कि इसकी शक्ति और अभ्यास गति अन्य अभ्यास कलाओं से कमतर है, लेकिन ये हमारे संप्रदाय की 3 बड़ी जादुई कलाओं में से एक है। इस कला का अभ्यास करके आप चंद्र स्तर तक पहुंच सकते हैं। जिन जादूगरों को कोई और उपयुक्त कला नहीं मिली, उनमें से ज्यादातर ने इसे चुना। किसी को कभी इसका पछतावा नहीं हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने शिम्यू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर शिम्यू की आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन जब उन्होंने अभ्यास की धीमी गति के बारे में सोचा तो वे अपने निजी लाभ हानि में उलझ गए। इस कला का अभ्यास धीमी होने के बावजूद अन्य कलाओं की तुलना में एक फायदा है। यह अन्य अभ्यास कलाओं से कहीं बेहतर है क्योंकि इसमें शुद्ध और अधिक स्थिर जादुई शक्ति होती है। मैंने शायद ही किसी जादूगर के बारे में सुना हो जिसे इस कला का अभ्यास करते समय कोई दुर्घटना हुई हो या गंभीर दुष्प्रभाव झेलने पड़े हों। इसलिए यह आकर्षण और आत्मा श्रेणी के जादूगरों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इन जादूगरों को जादुई शक्ति की स्थिरता की आवश्यकता होती है। वैसे आपकी एक विशेष स्थिति है, आपकी स्थानिक प्रेरण शक्ति काफी प्रबल है, इसलिए हो सकता है कि आप किसी अन्य कला का अभ्यास न कर पाएं। आपकी क्षमता के अनुसार यह आपके लिए सबसे उपयुक्त कला है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मानो उन्होंने शिम्यू की चिंताओं को भांप लिया हो। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया। शिम्यू अवाक रह गया। सुन आन सही था, लेकिन क्या ये सच नहीं था कि अगर शिम्यू ने ये कला नहीं चुनी होती तो उसके पास सिर्फ जल और अग्नि तत्व वाली कलाएं ही बचती, जिसमें 2 डिग्री या उससे कम प्रेरण बल होता। शिम्यू ने गहरी सांस ली, फिर उसने आत्मिक शक्ति संचयन की कला की धूसर पर्ची सुन अन को सौंप दी। मास्टर सूर्य सही कह रहे हैं, मैं ये कला चुनूंगा। बूढ़े ने एक हाथ से स्लेटी रंग की पर्ची ली, दूसरे हाथ से उसने अपनी छाती से सफेद रंग की जेड की पर्ची निकाली। फिर उसने दोनों पर्चियां अपने माथे से सटा लीं और कुछ बुदबुदाने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने पर्ची की सामग्री लिखने के बाद उसे शिम्यू को दे दिया। फिर उन्होंने भावशून्य स्वर में कहा, इस कला की पहली 5 परतों का विवरण यहाँ दिया गया है। ये आपको स्पिरिट ग्रेड अडेप्ट तक ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ से जाने के बाद आपको पवित्र आत्मा मंडप जाना होगा। वहाँ आप अपने जेड आभूषण की स्थिति के आधार पर एक जादूगर के संसाधनों का दावा कर सकते हैं। ये सुनकर शिम्यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचना शुरू किया, इस कला में केवल 5 परतें क्यों हैं? हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि ठीक है, आखिरकार वह तो एक जादूगर ही था, तो फिर वह मून ग्रेड तक की सभी परतों का अभ्यास कैसे कर पाएगा? ऐसा लगता है कि मुझे इस कला का उत्तरार्ध प्राप्त करने के लिए कई ज्वलंत दानव टोकन खर्च करने होंगे। इन विचारों में मग्न रहते हुए शिम्यू को 5 परतों की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने शिम्यू को कुछ सलाह दी, बिल्कुल ब्लड पवेलियन वाले मेंगू जैसी। फिर उसने शिम्यू को बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चले जाने को कहा। शिम्यू ने सिर झुकाया और भारी मन से जादू के हॉल से बाहर निकल गया। नोट्स: जादू के हॉल का वैकल्पिक अनुवाद आत्मा का हॉल भी हो सकता है। हम जानबूझकर जादू के हॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे इस हॉल को जादूगरों के लिए एक जगह के रूप में समझना आसान हो जाएगा। अध्याय 75 आत्मिक शक्ति। जैसे ही शिम्यू जादू के हॉल के प्रवेश द्वार से बाहर निकले, बाहर कोई नहीं था। हॉल के बाहर जमा शिष्यों की विशाल भीड़ मानो तितर बितर हो गई हो। चारों ओर देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। फिर वह चलने लगा। 15 मिनट बाद वह एक इमारत के सामने पहुंचा।
इमारत किसी पीली लकड़ी से बनी हुई लग रही थी। उसके गेट पर एक बड़ा सा क्षैतिज बोर्ड लटका हुआ था। उस पर 3 शब्द लिखे थे, पवित्र आत्मा मंडप। मंडप का दरवाजा खुला था। इमारत के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हालांकि अंदर से किसी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। शी म्यू ने अपना सिर उठाया। पवित्र आत्मा मंडप लिखा बोर्ड देखकर वह उत्साहित हो गया। उसने गहरी सांस ली और हॉल में कदम रखा। अचानक एक व्यक्ति की छाया गेट के पास से गुजरी। यह कोई दूसरा व्यक्ति था जो हॉल से बाहर निकला था। शी म्यू अपेक्षाकृत असावधान था, इसलिए वह उस व्यक्ति से टकराने ही वाला था। हालांकि उसने जल्दी से अपने पैरों पर नियंत्रण किया और रुक गया। शी म्यू ने सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला लंबा चौड़ा नौजवान उसके सामने खड़ा था। वह शी म्यू से थोड़ा लंबा था। उसका कद दुबला पतला था, गाल धंसे हुए थे और अंग लंबे थे, मानो किसी बांस के डंडे जैसा। इस युवा खिलाड़ी की शारीरिक बनावट आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में अद्भुत शक्ति झलकती थी। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उस युवक की वर्दी देखकर शी म्यू का चेहरा बदल गया। वह एक प्राथमिक शिष्य लग रहा था। हालांकि उम्र के लिहाज से वह एक बड़ा प्राथमिक शिष्य लग रहा था। इसके अलावा यह व्यक्ति जादूगर भी हो सकता है, क्योंकि वह इस स्थान पर आया था। शी म्यू का शरीर एक तरफ हट गया और उसके लिए रास्ता बना दिया। हालांकि उसका मन इन्हीं विचारों में व्यस्त था। दुबले पतले नौजवान ने शी म्यू को उदासीनता से देखा, फिर भावशून्य चेहरे के साथ वह चला गया। शी म्यू ने कुछ देर तक उस युवक की जाती हुई आकृति को देखा, फिर वह पवित्र आत्मा मंडप में प्रवेश कर गया। मंडप के अंदर सादी सजावट थी। सामने एक लकड़ी की मेज रखी थी। उसके पास एक 30 साल का आदमी भावशून्य चेहरे के साथ खड़ा था। एक नया जादूगर, सरल और अस्पष्ट व्यक्ति ने शी म्यू की ओर देखा और नर्म स्वर में कहा, जी हाँ सीनियर, मैं एक नए पंजीकृत जादूगर के रूप में संसाधन प्राप्त करने आया हूँ। शी म्यू ने विनम्रता से कहा। फिर उसने अपनी जेब से सफेद जैड का आभूषण निकाला और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को दे दिया। आदमी ने जैड का आभूषण लिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक हरा रूलर निकाला। फिर उसने धीरे से रूलर को जैड के आभूषण पर घुमाया। अचानक जैड आभूषण से सफेद प्रकाश की किरण निकली। ये प्रकाश उड़कर रूलर में समा गया। हरे रंग का रूलर चमक उठा जब उसकी सतह पर शी म्यू का नाम उभरा। अधेड़ उम्र के आदमी ने ये देखकर सिर हिलाया। फिर उसने जैड का आभूषण शी म्यू को लौटा दिया। आधे घंटे बाद शी म्यू अपने कमरे में पहुंचा। दरवाजा बंद करते हुए उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। फिर उसने अपनी कमीज से एक छोटा हरा पैकेट निकाला और उसे खोला। उसने उसे खोला तो उसमें 12 ज्वलंत दानव टोकन, एक हरी बोतल और 3 क्रिस्टल, एक नीला और 2 लाल, मिले। शी म्यू ने 12 ज्वलंत दानव टोकन को देखा। अब उसे यकीन हो गया था कि जादूगरों को दिए जाने वाले संसाधन योद्धाओं को दिए जाने वाले संसाधनों से कहीं ज्यादा थे। इन अतिरिक्त ज्वलंत दानव चिन्हों में कई साधारण शिष्यों की ईर्ष्या भड़काने की शक्ति थी। हालांकि ऐसा विशेषाधिकार केवल उन्हीं जादूगरों को मिल सकता था जिनके नाम जादू के हॉल की जेड दीवार पर खुदे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि अब तक केवल लगभग 100 नाम ही खुदे हुए थे। शी म्यू ने हरी बोतल उठाई। ढक्कन खोलते ही एक मीठी खुशबू उसकी नाक में समा गई। बोतल के अंदर अंगूठे के आकार की 3 हरी गोलियां थीं। शी म्यू के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। उसने ये गोली पहले भी देखी थी। यह आत्मा शक्तिवर्धक गोली थी। ये जादूगर की आत्मिक शक्ति को तेजी से पुनः जागृत कर सकती थी। जादूगर इस गोली का इस्तेमाल अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए करते थे, इसलिए ये बेहद कीमती थी। इन गोलियों का मूल्य 1 लाख चांदी से भी अधिक होगा। शी म्यू ने बोतल को सावधानी से एक तरफ रख दिया। फिर उसने एक क्रिस्टल उठाया। क्रिस्टल लगभग कबूतर के अंडे के आकार का था। उसकी सतह से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। साथ ही उसके अंदर एक धुंधली सी हवा का प्रवाह भी महसूस किया जा सकता था। ये क्रिस्टल एक स्पिरिट स्टोन था जिसका जादूगरों की दुनिया में बहुत महत्व था। इसके अंदर बहने वाली वायु धारा इसकी परिष्कृत जादुई शक्ति थी। ये क्रिस्टल चटक लाल रंग का था, धधकती आग के समान। इसका मतलब था कि यह अग्नि का स्पिरिट स्टोन था, 5 तत्वों में से एक। इन आत्मिक पत्थरों का मूल्य आत्मिक शक्तिवर्धक गोली के बराबर था, भले ही वे निम्नतम स्तर के आत्मिक पत्थर थे। शी म्यू ने पहली बार कोई स्पिरिट स्टोन देखा था, इसलिए वह उन्हें दूर रखने से पहले काफी देर तक उनके साथ खेलता रहा। हर साधक को साल में एक बार ये चीजें मिलती थीं। हालांकि शी म्यू जैसे शिष्य के लिए ये बहुत बड़ी दौलत थी। शी म्यू ने अपनी उत्तेजना पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि ये चीजें बाहरी संसाधन हैं। वह जानता था कि अगर उसे अपनी ताकत को प्रभावी ढंग से बढ़ाना है तो उसे अपने कष्टदायक सत्रों पर ही निर्भर रहना होगा। उन्होंने अपनी छाती से आत्मिक शक्ति संचय करने की कला की जेड पर्ची निकाली और उसे अपने माथे पर लगा लिया। अचानक जेड स्लिप के कई छोटे छोटे अक्षर उसके दिमाग में आने लगे। उसने 15 मिनट में ही जेड स्लिप की पूरी सामग्री निकाल ली थी। उन्होंने देखा कि आत्मिक शक्ति संचय करने की कला, स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला और शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला के अभ्यास की विधियां व्यापक रूप से भिन्न थीं। आध्यात्मिक शक्ति संचयन कला में अपने परिवेश से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करना शामिल था। हालांकि अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति के शुद्धतम रूप में परिवर्तित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह वास्तविक ची से अधिक परिष्कृत थी। इसके अलावा अभ्यास के समय आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति को एकीकृत करना भी आवश्यक था। इसके लिए संबंधित तत्व की प्रेरण शक्ति की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा इसका अभ्यास किसी भी अन्य होउतियान कला की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन था।
जेड स्लिप के अनुसार आत्मिक शक्ति संचय कला का प्रत्येक चरण अभ्यासकर्ता की आत्मिक शक्ति को दोगुना कर देता है। 5 चरणों को पूरा करने के बाद कोई व्यक्ति आत्मिक स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। हालांकि सबसे प्रतिभाशाली जादूगरों को भी पहले चरण में महारत हासिल करने में कुछ वर्षों का समय लगता है। इसलिए सामान्य जादूगरों को अपनी बुद्धि के आधार पर इसमें महारत हासिल करने में 3 से 4 वर्ष लगते हैं। दूसरे चरण के अभ्यास में 2 गुना समय लगेगा। समय की यह खपत अगले प्रत्येक चरण के साथ जारी रहेगी और उन्नत चरण में पिछले चरण के अभ्यास से 2 गुना समय लगेगा। शिमयू ने ठंडी सांस ली। उन्होंने जल्दी ही गणना करके ये समझ लिया कि सर्वाधिक प्रतिभाशाली जादूगर को भी इस कला में निपुणता प्राप्त करने में कम से कम 30 वर्ष लगेंगे, भले ही वह स्वयं को इसके अभ्यास में पूरी तरह से डुबो दे। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। आखिरकार उसे संप्रदाय में आत्मा श्रेणी के जादूगरों की सीमित संख्या का कारण समझ में आ गया। उसे ये भी समझ में आया कि संप्रदाय में अभ्यासी स्तर के जादूगरों को भी इतना सम्मान क्यों दिया जाता था। आत्मिक शक्ति संचय की कला का अभ्यास करना कठिन था। हालांकि इसके चौथे और 5वें चरण में क्रमशः क्यूई बर्स्टिंग और क्यूई बाइंडिंग नामक कौशल प्राप्त किए जा सकते थे। 1 घंटे बाद शिमयू ने अपने माथे से जेड स्लिप हटा ली। उसका चेहरा उदास लग रहा था। इस कला का अभ्यास करना उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कठिन था। हालांकि जादूगर बनने की संभावनाएं उज्जवल लग रही थीं, लेकिन इतनी दूर पहुंचने के बाद भी वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया और आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने मन को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचाने के लिए समायोजित किया। उसने आत्मिक शक्ति संचय कला के सभी 5 चरण याद कर लिए थे। उसे पूरा यकीन था कि वह कुछ भी नहीं भूला है, क्योंकि उसने हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से याद किया था। फिर उसने कला के पहले चरण का पालन किया और अपनी आत्मिक शक्ति को घुमाना शुरू कर दिया। समय के साथ उसका मन एक रहस्यमयी अवस्था में डूब गया। उसकी आत्मिक शक्ति उसके शरीर के बाहर फैलने लगी। आंखें बंद होने के बावजूद आसपास का दृश्य उसके मन में प्रतिबिंबित होने लगा। शिमयू को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की हर चीज खाली और उजली हो गई हो। फिर इस खालीपन से अनगिनत छोटे छोटे प्रकाश बिंदु उभरने लगे और उसके शरीर में समा गए। चमकदार प्रकाश बिंदु घूमते हुए परिष्कृत आत्मिक शक्ति के धुंधले निशान में बदल गए। यह आत्मिक शक्ति उसकी नसों और वाहिकाओं में प्रवाहित होने लगी। ये परिष्कृत ऊर्जा इतनी छोटी थी कि यह उसके शरीर के भीतर वास्तविक क्यूई के साथ संघर्ष नहीं करती थी। शिमयू बहुत खुश था, क्योंकि उसने इस कला का अभ्यास करने की विधि सीख ली थी। कुछ समय बीत गया। शिमयू आधे दिन तक ध्यान में बैठे रहे। उनके शरीर में संचित आध्यात्मिक शक्ति उनके डेंटियन में एकत्रित हो गई थी। फिर वह आध्यात्मिक शक्ति की एक मोटी धारा में परिवर्तित हो गई और उनके शरीर के भीतर घूमने लगी। अचानक एक परिवर्तन हुआ जब आत्मिक शक्ति का एक झोंका उसके सिर तक पहुंचा। अध्याय 76 स्वप्नलोक उत्परिवर्तन। शिमयू को एक अजीब सा एहसास हुआ जब आध्यात्मिक शक्ति उसके सिर तक पहुंची। अचानक क्रिस्टल कैप्सूल कंपन करने लगा और एक आकर्षक शक्ति निकली। शिमयू ने चंद्र निगलने की कला का अभ्यास करते हुए इस क्रिस्टल कैप्सूल को संघनित किया था। उस शक्ति ने अपनी धारा से आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा कण निकाला। फिर यह उसके मन तक पहुंची और क्रिस्टल कैप्सूल में समाहित हो गई। धमाका! एक जोरदार विस्फोट हुआ। क्रिस्टल कैप्सूल फिर से कंपन करने लगा और टुकड़ों में टूट गया। फिर उसने एक छोटे और सुंदर सफेद अर्धचंद्र का आकार ले लिया। अर्धचंद्र की सतह पर चमकती चांदी की रोशनी फैलने लगी। अचानक अर्धचंद्र का एक हिस्सा तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बिखर गया और परिष्कृत आत्मिक शक्ति के एक कण में बदल गया। ये परिष्कृत आत्मिक शक्ति की घनी धारा के साथ मिलकर शिमयू की मध्याह्न रेखाओं में प्रवाहित होने लगी। इस अनुभूति से शिमयू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी नाड़ियां सूज गई हों, मानो उनमें किसी प्रबल शक्ति का संचार हो गया हो। इससे उसे अत्यधिक बेचैनी का एहसास हुआ। अर्धचंद्र के साथ प्रवाहित हो रही आत्मिक शक्ति की किरणें परिष्कृत आत्मिक शक्ति में विलीन होती रहीं। शीघ्र ही प्रवाहित धारा की तीव्रता बढ़ती गई और आत्मिक शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह बन गया। शिमयू घबरा गया। उसने जल्दी से आत्मिक शक्ति संचय की कला का प्रयोग किया। उसने अपने शरीर की बेचैनी को दबा दिया ताकि इस धारा को सही दिशा में मोड़ सके। सौभाग्य से आत्मिक शक्ति का प्रबल प्रवाह अशांत था, प्रचंड नहीं। इसलिए कला के प्रभाव में वह सही हो गया और उनके दांतियन में प्रवाहित होने लगा, जहां ऊर्जा का आदर्श रूप से भंडारण होना चाहिए। थोड़ी देर बाद शिमयू के मन में एक हल्की सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे अर्धचंद्र का आखिरी हिस्सा आखिरकार परिष्कृत आत्मिक शक्ति में बदल गया हो। उसे उसके डेंटियन में एकत्रित होने के लिए निर्देशित किया गया था। क्रिस्टल कैप्सूल का पहले से भरा हुआ स्थान खाली हो गया था। 12 घंटे बाद शिमयू ने आंखें खोलीं। उसने आह भरी। उसका चेहरा उत्साह और खुशी से चमक रहा था। उसे अपने मन में आए इस अजीबोगरीब बदलाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। फिर भी उसे यह एहसास हुआ कि वह आत्मिक शक्ति संचय कला के पहले चरण तक पहुंच गया है, जिससे वह बहुत खुश था। और तो और उसके दांतियन में अपार आत्मिक शक्ति जमा हो गई थी। यह आश्चर्यजनक था। उन्होंने पाया कि उनकी आत्मिक शक्ति के साथ साथ उनकी दृष्टि और एकाग्रता भी बेहतर हुई थी। इसके अलावा उनके मन में स्पष्टता और सुकून की एक अवर्णनीय अनुभूति भी थी। क्या बात है, सफेद क्रिस्टल कैप्सूल क्यों गायब हो गया? शुरू में तो वह बहुत उत्साहित हुआ। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसने भौहें सिकोड़ लीं और सोचने लगा। फिर उसने आत्मिक शक्ति संचय की कला का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान फैल गई। उसे एहसास हुआ कि उसके मन में अब क्रिस्टल कैप्सूल नहीं रहा, वह सफेद अर्धचंद्र में बदल गया था।
इसलिए अब वह अपने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर सकता था। लेकिन ये केवल आत्मिक शक्ति संचय कला द्वारा वर्णित निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव था। इसके अलावा आत्मिक शक्ति के संचय की गति अत्यंत धीमी हो गई थी। तो क्रिस्टल कैप्सूल चंद्रमा निगलने की कला से है, यह महसूस करते ही शिम्यू की आंखें चमक उठीं। उनकी समझ के अनुसार ये चंद्रमा निगलने की कला जादू कला का अभ्यास करने की एक सहायक विधि थी। हालांकि वह इस मामले को पूरी तरह से हल नहीं कर सके। कुछ दिनों के बाद चांदनी रात आए। शिम्यू इसका इंतजार कर रहा था। शिम्यू अपने जाने पहचाने रास्ते पर घाटी के खुले मैदान में पहुंचा। फिर उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। फिर अपनी सामान्य मुद्रा में आकर वह अपने स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। वह पुनः ऊंची चट्टान के ऊपर चांदी के पत्थर पर एक सफेद बंदर के रूप में अवतरित हुए। सफेद वानर आकाश में चमकते चांद को देखने लगा। अचानक आकाश में असंख्य सफेद प्रकाश बिंदु एकत्रित हो गए और वानर की सुनहरी पुतलियों की ओर बहने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण बल ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया हो। एक अजीब सी ठंडक और सुकून का एहसास उमड़ पड़ा और शिम्यू की आत्मा में नई जान आ गई। इसके बाद उसके मन में ऊर्जा का एक दूधिया सफेद भंवर उमड़ पड़ा। शिम्यू को इस घटना का पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि उसने इसे कई बार देखा था। हालांकि उसे चांद निगलने की कला के अद्भुत उपयोग की चिंता थी। ये कला उसे सफलता की ओर ले जा सकती थी। अचानक उसका रंग बदल गया। उसने पाया कि सफेद भंवर आकार में बड़ा लग रहा था और एक पूर्ण चक्र के आकार का था। यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उसने पाया कि चांदनी के सार की गति, जो ऊर्जा की धारा के रूप में उसकी आंखों में प्रवाहित हो रही थी, भी बढ़ गई थी। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था। उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि आकाश उतना ही अंधेरा था जितना स्वप्नलोक में प्रवेश करते समय था। हालांकि भोर निकट आती दिख रही थी। शिम्यू ने अपना मन एकाग्र किया और अपने शरीर में संग्रहित आत्मिक शक्ति को रोका। वह अवाक रह गया। कला के अभ्यास से उसने जो आत्मिक शक्ति संचित की थी वह अब नहीं रही। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अपनी आत्मिक शक्ति के नष्ट होते जाने का ध्यान ही नहीं रखा। शिम्यू अभी भी खुले मैदान में घास पर पालथी मारे बैठा था। वह खुद को रोक नहीं सका और गहरी सोच में डूब गया। अगले महीने में शिम्यू 2 बार धन भवन गए। उन्होंने और गोलियां खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए कुछ काम किए। वे आमतौर पर अपना दिन स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला और आंधी बल की तलवार कला का अभ्यास करने में बिताते थे। इसके अलावा वे चांदनी रातों में चांद निगलने की कला का अभ्यास करने के लिए अपने स्वप्नलोक में चले जाते थे। उनका कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ इच्छाशक्ति किसी भी सामान्य व्यक्ति से बढ़कर थी। 1 महीने के अथक प्रशिक्षण और लगन के बाद शिम्यू अपने दिमाग में एक क्रिस्टल कैप्सूल जमा करने में कामयाब हो गया। हैरानी की बात यह थी कि यह क्रिस्टल कैप्सूल पिछले वाले से भी बड़ा था। जैसे ही शिम्यू ने आत्मिक शक्ति संचयन की कला का अभ्यास किया, कैप्सूल एक बार फिर बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति में बदल गया। इसलिए शिम्यू के दांतियान में आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ गई। अब वह कला के दूसरे चरण को पार करने से ज्यादा दूर नहीं था। आत्मिक शक्ति संचय कला के अभ्यास की गति बढ़ गई थी क्योंकि उसे चंद्र निगलने की कला जैसी एक सहायक कला का वरदान मिला था। इससे उसे एक ही समय में आनंद और बेचैनी का अनुभव होता था। अभ्यास की यह गति चिंताजनक थी, इसलिए हो सकता है कि आसपास कुछ खतरनाक छिपा हो। शिम्यू पूरा दिन बिस्तर पर ही रहा। वह आत्मिक शक्ति संचय की कला का अभ्यास करता रहा। हालांकि उसे इस कला में कोई भी खामी नजर नहीं आई। इससे वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह अपने बिस्तर से उठा और बिस्तर के पास पड़े ब्लेड को पकड़ लिया। फिर उसने पहले चरण से गेल फोर्स ब्लेड आर्ट की 13वीं श्रृंखला का अभ्यास शुरू किया। जैसे जैसे वह तलवार की दुनिया में खोता गया, उसका मन शांत होने लगा। तलवार से प्रकाश की एक श्रृंखला निकलती दिखाई दे रही थी। वह किसी खिले हुए कमल के फूल जैसी लग रही थी। तलवार की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हालांकि कमरा छोटा होने के बावजूद वह किसी चीज से नहीं टकरा रही थी। समय के साथ उसकी धार की गति तेज होती गई, साथ ही उसकी सटीकता भी बढ़ती गई। शिम्यू हैरान था। अब अपनी बढ़ी हुई संवेदन क्षमता के कारण वह कला के हर छोटे बड़े काम को बड़ी सटीकता से कर सकता था। वह पहले ऐसा नहीं कर पाया था। इस उपलब्धि ने उसकी धार की गति को बढ़ा दिया। हाँ, उसने मुंह में हवा भर ली। फिर उसने अपनी कलाई हिलाई और एक चमकदार ब्लेड लाइट हवा में उछाल दी। ब्लेड लाइट ने ब्लेड की परछाइयों का एक चमकदार कवच बनाया। ये प्रकाश कवच की एक परत की तरह था जो फैलकर पूरे स्थान को ढक रहा था। यह एक मछली के जाल की तरह था जिसने बचने के हर रास्ते को बंद कर दिया था। अब उसने एक ही सांस में 12 कट्स हासिल कर लिए थे। शिम्यू को यह एहसास हुआ कि वह अपनी 13वीं श्रृंखला की गेल फोर्स ब्लेड आर्ट की एक परत पार कर चुका है, जिससे वह बेहद खुश हुआ। अब वह इस तकनीक के चरम स्तर तक पहुंचने से बस एक स्तर पीछे था। शिम्यू को लगा कि उसे बहुत पसीना आ रहा है, इसलिए उसने अपना ब्लेड नीचे रख दिया। हालांकि उसे थकान का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसने अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए अपने शरीर को खींचा। जब उसकी वास्तविक क्यूई और रक्त अपनी सामान्य अवस्था में आ गए तो वह बिस्तर पर चला गया। फिर वह अपने विचारों में खो गया। शिम्यू स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास करना चाहता था। हालांकि उसकी रक्त शक्तिवर्धक और अस्थि शक्तिवर्धक गोलियां एक बार फिर खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके अलावा उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए उसने कुछ पैसे कमाने के लिए धन भवन में जाकर कोई काम करने का विचार किया। हालांकि सामान्य योद्धाओं के लिए निर्धारित कार्य बहुत समय लेने वाले और श्रमसाध्य थे।
ऊपर से उनका इनाम भी ज्यादा नहीं था, इसलिए शी म्यू धन भवन में जाकर कोई भी कार्य करने से हिचकिचा रहा था। हालांकि वह एक सच्चा जादूगर था। उसने आत्मिक शक्ति संचय कला के दूसरे चरण तक अभ्यास किया था, इसलिए वह एक सूत्र सिद्ध की कला सीखकर अपने कौशल को निखार सकता था। वह इसे सामान्य पुस्तकालय से ज्वलंत दानव टोकन के बदले प्राप्त कर सकता था। शी म्यू को आशा थी कि उसके पास मौजूद ज्वलंत दानव टोकन एक उपयुक्त सूत्र निपुण पुस्तक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे। उसने जनरल लाइब्रेरी से एक हो तियान मार्शल आर्ट लेने की योजना बनाई थी, जिसमें 6 ज्वलंत दानव टोकन थे जो उसके फॉर्मूला निपुण तकनीक चुनने के बाद उसके पास रहेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हो तियान मार्शल आर्ट उसकी ताकत बढ़ाएगा, ये भविष्य में उसके लिए फायदेमंद होगा। उसने स्थिति का विश्लेषण किया और अपना मन बना लिया। फिर वह अपने ज्वलंत दानव टोकन के साथ जनरल लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। अध्याय 77 संप्रदाय के मौसमी मैच शुरू। वह फिर यहाँ है, वह फिर यहाँ है। जनरल लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर सुनहरे पिंजरे में बंद विशाल तोते ने शी म्यू को सीढ़ियों से ऊपर आते देख उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए। फिर वह जोर जोर से बकबक करने लगा। पहाड़ जैसा दिखने वाला आदमी मेज के पीछे बैठा था। तोते की तेज आवाज सुनकर उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने तोते के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार करना शुरू कर दिया। तोता एक अजीब और दर्दनाक चीख निकालकर दया की भीख मांगने लगा। ओह, ये तुम हो? तुम तो कब से दिखाई नहीं दिए, तो आज तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ज्वलंत दानव टोकन प्राप्त नहीं कर पाए? मोटे आदमी ने तोते को छेड़ना बंद कर दिया और अपना सिर घुमाया। वह शी म्यू को देखकर हैरान रह गया। मास्टर जू, यह विनम्र शिष्य कुछ महीने पहले एक मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरा था। अब ये शिष्य एक पंजीकृत जादूगर बन गया है, इसलिए मैं यहाँ सूत्र कला और मार्शल आर्ट तकनीकों पर किताबें ढूंढने आया हूँ। शी म्यू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आप एक पंजीकृत जादूगर बन गए हैं? मोटा आदमी शी म्यू की बातें सुनकर दंग रह गया। उसने शी म्यू को ऊपर से नीचे तक जांचा। वह इस खबर से चौंक गया। तो किस तरह के तत्व का पता चला है? उसने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। शी म्यू ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने जादू के हॉल में अपने अनुभव को विस्तार से बताया। स्थानिक गुण, तो क्या आप सूत्र कलाएं सीखना चाहते हैं? मोटे आदमी ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से मेज पर दस्तक दी और कहानी सुनते ही अपनी पीठ सीधी कर ली। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, हाँ, इस बच्चे के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। शी म्यू ने निराश होकर जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अभी मार्शल आर्ट तकनीक चुनने से बचें। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? शी म्यू चौंका। घबराए नहीं, मेरा सुझाव है कि आप फॉर्मूला कला के अलावा एक आकर्षण जादू कला भी चुनें। क्या आप जानते हैं कि फॉर्मूला जादू और आकर्षण जादू एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें आपस में मिलाकर अपने कौशल को और निखारा जा सकता है? इन दोनों कलाओं में कई कौशल समान हैं और अगर इन्हें एक साथ अभ्यास किया जाए तो ये आपकी क्षमताओं को और निखार सकती हैं। दरअसल आकर्षण जादू फॉर्मूला जादू की ही एक शाखा है, इसलिए दोनों को एक साथ सीखना आसान होगा। मोटे आदमी ने मुंह सिकोड़ते हुए समझाया। तो इसका मतलब है कि मैं आकर्षण और सूत्र जादू कला एक साथ सीख सकता हूँ? मास्टर जू की बातें सुनकर शी म्यू दंग रह गया। उसने हमेशा से उस कागजी ताबीज को एक रहस्यमयी जादुई शक्ति माना था, इसलिए उसे सुखद आश्चर्य हुआ। मैं एक आत्मा जादूगर हूँ, इसलिए मुझे स्थानिक गुण की थोड़ी ही समझ है, लेकिन मैं कई सालों से जनरल लाइब्रेरी में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें एक उपयुक्त सलाह दी है। मोटे आदमी ने शी म्यू की जिज्ञासा पर ध्यान नहीं दिया। ये शब्द बोलते हुए उसके चेहरे पर अहंकार की झलक दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जू, ये बच्चा इस मामले पर ध्यान से विचार करेगा। शी म्यू तुरंत शांत हो गया। फिर उसने मास्टर जू को प्रणाम किया। चलो चलो, मोटे आदमी ने सिर हिलाया और अपना मोटा हाथ हिलाया। फिर शी म्यू चला गया। शी म्यू ने जादुई कलाओं से भरी अलमारियों की पंक्ति का पता लगाने में कुछ समय बिताया। 15 मिनट बाद उसने 2 गुप्त रिकॉर्ड उठाए। फिर वह दृढ़ता से उस मोटे आदमी के सामने पेश हुआ। एक अभिलेख में ताबीज बनाने की विधियां थीं। इसका नाम था जादुई ताबीजों की पवित्र पुस्तक। दूसरा अभिलेख सूत्रों पर एक प्रारंभिक पुस्तक थी। इसका नाम था सूत्र कलाओं का व्यापक परिचय। मोटे आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने शी म्यू से रिकॉर्ड और 12 ज्वलंत दानव टोकन ले लिए। फिर उसने 2 जेड पर्चियां निकालीं और उन पर लिखी बातें कॉपी करने लगा। शी म्यू ने जेड पर्चियां लीं और उन्हें अपनी छाती में रख लिया। फिर उसने मास्टर जू को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। वह उत्साह से भरा हुआ जनरल लाइब्रेरी से बाहर निकला। वह अपने कमरे में वापस जाना चाहता था ताकि पर्चियां पढ़ना शुरू कर सके। हालांकि घर लौटते समय उसे कुछ असामान्य चीज देखने को मिली। शी म्यू को घाटी में एक हल्की सी हलचल सुनाई दी, जिससे वह हैरान रह गया। फिर उसने कुछ प्राथमिक शिष्यों को घाटी से जल्दी जल्दी बाहर जाते देखा। वे बेहद उत्साहित लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कई प्राथमिक शिष्य तलवारें और अन्य हथियार लिए हुए थे। उनके चेहरे चुनौती के लिए उत्सुकता से चमक रहे थे। शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। पिछले 1 महीने से बंद कमरे में प्रैक्टिस में व्यस्त होने के कारण उन्हें घाटी की स्थिति का पता नहीं था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भाई शी म्यू किसी से पूछने ही वाला था कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान तेजी से आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि हुओ माओ था। उसने काली वर्दी पहन रखी थी।
उसके कंधे पर 2 दुधारी कुल्हाड़ी लटकी हुई थीं। ये भारी कुल्हाड़ी उसके बड़े कद को और भी बढ़ा रही थीं। भाई हुओ, एक जाना पहचाना चेहरा देखकर शी म्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर वह उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, तुम्हें बाहर घूमते हुए देखना बहुत कम होता है। क्या बात है, भाई शी इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, तो क्या वो आने वाली प्रतियोगिता में अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक हैं? हुओ माओ ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतियोगिता? शी म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि वह हंगामे के पीछे का कारण समझ गया था। प्राथमिक शिष्यों की पुस्तिका में लिखा था कि हर 3 महीने में मैच आयोजित किए जाएंगे। शी म्यू को एहसास हुआ कि उन्हें संप्रदाय में आए 3 महीने हो चुके हैं। हालांकि वह इस बात को भूल ही गए थे क्योंकि वह पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में डूबे हुए थे। मुझे मत बताओ कि तुम प्रतियोगिता के बारे में भूल गए थे। हुओ माओ ने शी म्यू के हाव भाव देखकर अपनी हंसी रोक नहीं सका। शी म्यू ने हुओ माओ की ओर मुंह किया और अपने हाथ छाती पर रख लिए। फिर उसने कहा, देखो, मैंने भाई हुओ को हंसाया, लेकिन सच कहूं तो मैं सचमुच बहुत लापरवाह रहा हूँ। हुओ माओ का मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। वह हंसते हुए बोला, ये तो सामान्य बात है। दरअसल इससे पता चलता है कि तुम बहुत लगन से अभ्यास कर रहे थे। इसके अलावा मैंने बाईशी से सुना है कि तुम्हारी मुट्ठी की ताकत लाजवाब है और तुम ब्लेड कला में भी माहिर हो, और अब तक तुमने अपनी असली क्यूई का अभ्यास कर लिया होगा, तो तुम्हारी ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया होगा। तुम अपनी ताकत से इस प्रतियोगिता में एक उल्लेखनीय स्थान हासिल कर सकते हो। आखिरकार ये मुकाबले बड़े इनाम देते हैं, भले ही ये छोटे पैमाने के हों। ये सुनते ही शी म्यू का चेहरा बदल गया। फिर उसने सिर हिलाया। शी म्यू ने अपने दिमाग पर जोर डाला और पुस्तिका में लिखी प्रतियोगिता और पुरस्कारों की पूरी जानकारी याद कर ली। यह वाकई उसके जैसे प्राथमिक शिष्यों के लिए एक बड़ा बोनस था। तुम मेरे साथ मैच स्थल पर आ सकते हो। बाई शे और बाकी शिष्य वहां पहुंच चुके हैं। पवित्र आत्मा संघ में शामिल होने के बाद से भाई की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। मुझे लगता है कि वह इस मैच में शानदार प्रदर्शन करेंगे। हुओ माओ ने धीमे स्वर में कहा। क्या भाई हुओ एक पल मेरा इंतजार कर सकते हैं? मैं अपने हथियारों के साथ वापस आऊंगा। शी म्यू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। हे, जरूर भाई शी, अपना समय लो। हुओ माओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शी म्यू ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चलने लगा। हुओ माओ की आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया जब उसने उसकी घटती हुई आकृति देखी। अचानक एक व्यक्ति की छाया प्रकट हुई और हुओ माओ के पास खड़ी हो गई। ये सुनहरे बालों वाला युवक था पवित्र आत्मा संघ का जिन हुआन। भाई जिन, हुओ माओ ने उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मैं समझ गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं शी म्यू को एकांत प्रिय व्यक्ति के रूप में जानता हूँ। वह मुश्किल से ही किसी से बातचीत करता है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वह तुम्हारे साथ बहुत सहज है। जिन हुआन ने हल्के स्वर में कहा और शी म्यू के ढलते हुए शरीर को देखा। अध्याय 78 नियम। भाई जिन, आपको शी म्यू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वह बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आपके इतने ध्यान के लायक है ना? हुओ माओ ने चापलूसी भरे लहजे में पूछा। तुम्हें कुछ नहीं पता। वह एक साधारण इंसान जैसा दिखता है, लेकिन मुझे पता है कि उसने 1 महीने पहले जादू के हॉल की प्रतिभा परीक्षा में चुपके से हिस्सा लिया था। उसने परीक्षा पास कर ली है और अब वह एक आधिकारिक जादूगर प्रैक्टिशनर है, और खबर है कि उसकी प्रतिभा असाधारण है। जिन हुआन की आंखें चमक उठीं। जादुई कौशल? हुओ माओ आश्चर्यचकित रह गया। इस मामले की बात अभी तक फैली नहीं है। दूसरे समूहों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा संघ को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें इस व्यक्ति को अपने समूह में शामिल करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। जिन हुआन ने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। हुओ माओ ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि वह जिन हुआन की योजना को समझ गया था। सौभाग्य से शी म्यू हमारे संप्रदाय के कुछ ही लोगों से परिचित है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई दूसरा समूह उसे न ले जाए। भले ही हम उसे अपने समूह में शामिल न कर पाएं। जिन हुआन ने कुछ सोचकर योजना बनाई। हाँ, मैं भाई जिन से निवेदन करता हूँ कि वे निश्चिंत रहें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हुओ माओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जिन हुआन ने सिर हिलाया और हुओ माओ से कुछ और बातें की। फिर वह चला गया। जिन हुआन की दूर जाती हुई आकृति को देखकर हुओ माओ को राहत महसूस हुई। तभी उसने देखा कि शी म्यू घाटी से निकल रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का ब्लेड था। यूं ही हुओ माओ ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। हुओ माओ और शी म्यू 11वीं और 12वीं पर्वत चोटियों के बीच घाटी में पहुंचे। घाटी के पेड़ों के बीच 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक गोलाकार चौक बना हुआ था। चौक में 10 घेरे बनाए गए थे। चौक 1000 से ज्यादा शिष्यों से भरा हुआ था। काले वस्त्र पहने शिष्य 10 छल्लों के चारों ओर जमा थे। उनकी बकबक की तेज आवाज लगातार गूंज रही थी। शी म्यू की दृष्टि अद्भुत थी, इसलिए वह 10 छल्लों में प्रतिस्पर्धा कर रहे शिष्यों को प्रवेश करने से पहले ही देख सकता था। वह प्रत्येक छल्लों के किनारे खड़े शिष्य को भी देख सकता था। ये शिष्य काले दानव संप्रदाय की वर्दी पहने हुए थे। उनकी एक आस्तीन के कफ पर जूनियर शब्द कड़ाई में लिखा हुआ था। ये जूनियर शिष्य मैचों के रेफरी लग रहे थे। आसपास के लोगों की जय जयकार की आवाज चौक से बाहर आ रही थी। माहौल अत्यंत उत्साहपूर्ण हो गया था। इस उत्साहपूर्ण माहौल से शी म्यू भी अप्रभावित नहीं रहे। वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। ये छोटी सी प्रतियोगिता प्राथमिक शिष्यों के लिए हर 3 महीने में आयोजित की जाती है।
उच्च रैंक के शिष्य इन मुकाबलों में भाग नहीं लेते। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिष्यों की रैंकिंग निर्धारित करना है। इसे वार्षिक प्रतियोगिता से पहले एक अभ्यास माना जा सकता है। हुओ माओ ने अपनी उंगली उठाई और एक आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा। शी म्यू की नजर हुओ माओ की उंगली की दिशा में गई। उसने चौक के दूसरी ओर कई फुट ऊंचा एक विशाल काले पत्थर का स्मारक देखा। स्मारक की पूरी सतह छोटे छोटे चांदी के अक्षरों से ढकी हुई थी। शी म्यू ने अपनी आत्मिक शक्ति को अपनी आंखों में केंद्रित किया और वह स्मारक पर लिखे चांदी के अक्षरों को साफ पढ़ पा रहा था। हालांकि वे सैकड़ों मीटर दूर थे। ये शब्द प्रतिभागियों के नाम थे। ये देखकर शी म्यू को जिज्ञासा हुई। उसने सोचा कि उसने पहली बार प्राथमिक शिष्यों की पंक्तियां देखी हैं। प्रतिभागियों के नाम चांदी जैसी रोशनी में चमक रहे थे। सबसे ऊपर का नाम था डुआन कियानली। उसके बाद कई लोगों के नाम थे। क्या भाई शी यहाँ से स्मारक पर लिखे नाम पढ़ सकते हैं? हुओ माओ ने पूछा। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने शी म्यू को उत्सुकता से पत्थर के स्मारक को देखते हुए देखा था। मेरी नज़र हमेशा से आम लोगों से बेहतर रही है, इसलिए मैं स्मारक पर लिखे नामों को धुंधला धुंधला पढ़ पाता हूँ। लेकिन स्मारक के थोड़ा और पास पहुंचने पर वे ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं। शी म्यू ने हंसते हुए समझाया। चौक में दाखिल होते हुए वे बातें करते रहे। हुओ माओ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर आखिरकार वे पत्थर के स्मारक पर पहुंच गए। स्मारक के चारों ओर सैकड़ों शिष्य पहले ही जमा हो चुके थे। उनमें से ज्यादातर वे प्राथमिक शिष्य थे जो शी म्यू के साथ संप्रदाय में शामिल हुए थे। शी म्यू ने लैन फैंग को देखते ही अपनी भौहें उठाईं। वह कई शिष्यों से घिरी हुई थी और वह बेहद आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने ब्लड ड्रैगन गैंग में अच्छी प्रगति कर ली है। नए शिष्यों के बीच वह एक लोकप्रिय और प्रभावशाली हस्ती बन गई थी। आसपास के लोग बीच बीच में उसे देखते रहते और उसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते रहते। शी म्यू ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी नजरें पत्थर के स्मारक की ओर घुमा लीं। क्या भाई हुओ डुआन कियानली नाम के उस व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम स्मारक के शीर्ष पर लिखा है? शी म्यू ने पत्थर के स्मारक पर सबसे ऊपर लिखे नाम को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भाई डुआन, वह एक रहस्यमयी व्यक्ति है। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है। मैंने उसे ज्यादा बार नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने पिछली वार्षिक प्रतियोगिता में हो तियान मध्य चरण में सफलता प्राप्त की थी। खबर है कि वह एक वायु तत्व जादूगर साधक है। हुओ माओ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। वह एक ही समय में जादू और युद्ध कला दोनों सीखता है। शी म्यू के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी हालत उस आदमी जैसी होगी जो प्राथमिक शिष्यों में प्रथम स्थान रखता है। ऐसा प्रतीत होता था कि यदि किसी की मार्शल आर्ट तकनीक और जादू कला को उचित तरीके से समन्वित किया जाए तो उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। हमारा संप्रदाय इन मुकाबलों के आयोजन और निर्णायक के लिए एक जियान तियान स्तर के विशेषज्ञ और कुछ कनिष्ठ शिष्यों की व्यवस्था करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जियान तियान गुरु अभी तक नहीं आए हैं। हुओ माओ ने पत्थर के स्मारक के पास मंच की ओर देखा और एक खाली बैंगनी लकड़ी की सीट देखी। भाई हुओ, मैं इस संप्रदाय में हाल ही में शामिल हुआ हूँ, इसलिए मुझे इन मुकाबलों के नियमों की जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शी म्यू ने एक पल सोचा और पूछा। हे, जरूर। आप जानते हैं कि हमारे संप्रदाय में बड़ी संख्या में प्राथमिक शिष्य हैं। अब पुराने प्राथमिक शिष्य पिछले वर्ष के दौरान एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं, इसलिए वे एक दूसरे को तब तक चुनौती नहीं देते जब तक वे आश्वस्त न हों। इसलिए प्रतियोगिता के नियम सरल हैं। प्रतियोगिता का पहला दिन नए प्राथमिक शिष्यों के लिए आरक्षित है। उन्हें एक दूसरे को चुनौती देनी है। अगले दिन नए प्राथमिक शिष्य पुराने प्राथमिक शिष्यों को चुनौती देते हैं। तीसरा दिन पुराने प्राथमिक शिष्यों के बीच चुनौतियों के लिए तय किया गया है। इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जा सकने वाली कलाओं और हथियारों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन किसी के प्रतिद्वंद्वी के जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे मजबूत व्यक्ति जीतता है। हुओ माओ ने प्रतियोगिता के नियमों को विस्तार से समझाया। तो ऐसा ही है। शी म्यू ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं भाई शी, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। खैर, मेरी समझ से हमारे संप्रदाय ने इस साल नए शिष्यों के 4 समूहों को नामांकित किया है। आपका समूह उनमें से एक है, तो लगभग 300-400 प्राथमिक शिष्य होने चाहिए। आज प्रतियोगिता का पहला दिन है, तो हो सकता है कि मैं आपको रिंग में देख सकूं। हुओ माओ ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मानो उसके मन में एक विचार आया हो। अचानक शी म्यू की नजर पत्थर के स्मारक के नीचे पड़ी। उसने लाल रंग से लिखे सैकड़ों नाम देखे। उन्हें चांदी के नामों से अलग कर दिया गया था। उसने देखा कि उसका नाम भी आखिरी 100 नामों में शामिल था। ये नाम नए शिष्यों के लग रहे थे। भाई शी, जो दूसरे दिन के मुकाबलों में पुराने शिष्यों को हराएंगे, उनकी रैंक में सुधार होगा और उन्हें अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप पुराने शिष्यों को चुनौती देने के बारे में न सोचें। सभी जानते हैं कि नए शिष्यों के पास उनके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। वैसे भी मैंने सुना है कि भाई शी बेहद ताकतवर हैं, लेकिन आपको पूरी लड़ाई के दौरान सतर्क रहना होगा। अगर आप इन मुकाबलों से कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने ही साथियों को हराकर अच्छी रैंक हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको पता होना चाहिए कि हमारा संप्रदाय शीर्ष 10 नए प्राथमिक शिष्यों को पुरस्कृत करता है। हुओ माओ ने कहा। सलाह के लिए धन्यवाद भाई हुओ। शी म्यू ने हाथ जोड़कर सिर हिलाया और हुओ माओ के शब्दों पर विचार किया। हाँ भाई शी, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे शब्दों को बुद्धिमानी भरी टिप्पणी समझें। हुओ माओ हंसे।
अध्याय 79 माचिस का अवलोकन। शी म्यू ने प्रतियोगिता से जुड़ी कुछ और बातें की। फिर उन्होंने हुओ माओ से विदा ली। इसके बाद वे मुड़े और रिंग की ओर बढ़े। हुओ माओ ने आह भरी जब उसने शी म्यू की आकृति को पीछे हटते देखा। फिर वह भी मुड़ा और चला गया। समय बीतने के साथ 10 रिंगों में प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र होती गई। नए शिष्यों को 1 साल के लिए दूसरों की चुनौतियों से छूट दी गई थी। इसके अलावा वे इस त्रैमासिक प्रतियोगिता में भाग लेने से भी परहेज कर सकते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर इन मुकाबलों में अपना हुनर आजमाना चाहते थे। आखिरकार नवजात बछड़े को बाघ का कोई डर नहीं होता। इसके अलावा नए शिष्यों ने संप्रदाय में शामिल होने के बाद जबरदस्त प्रगति की थी, इसलिए वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। शी म्यू सतर्क था। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई चुनौती नहीं देगा, इसलिए वह रिंगों में घूमता रहा और मुकाबलों का निरीक्षण करता रहा। सच तो ये था कि शी म्यू केवल उन्हीं शिष्यों को जानता था जो उसके साथ संप्रदाय में शामिल हुए थे। हालांकि बाकी 300-400 शिष्यों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। शी म्यू ने 5वें घेरे में एक लंबे और हटे कट्टे युवक को हरे बालों वाले एक युवक से लड़ते देखा। दोनों युवकों के हाथों में लंबी तलवारें थीं। वे होउ तियान के प्राथमिक स्तर के योद्धा लग रहे थे। लंबे कद के युवक की तलवारबाजी सरल मगर जबरदस्त थी। जैसे ही उसने अपनी असली क्यूई तलवार में डाली, तलवार से तेज हवा चलने लगी। उसकी तलवार से पैदा हुई हवा में ठंडक फैलाने लगी। यहाँ तक कि रिंग से दर्जनों मीटर दूर खड़े लोगों ने भी इसे महसूस किया। हालांकि हरे बालों वाले उस युवक पर इस हमले का कोई असर नहीं हुआ। उसका शरीर विलो के पत्ते की तरह हवा में लहरा रहा था। उसने प्रतिद्वंद्वी की तेज और भयंकर तलवार के हमलों को आसानी से चकमा दे दिया। फिर उसने पलटवार करने के लिए अपनी तलवार लहराई। उसकी तलवारबाजी अजीब लग रही थी। उसका पलटवार अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक साधारण सा वार था, हालांकि उसकी गति बेहद तेज थी। हर बार जब वह हमला करता तो हवा में परछाइयों का एक काला निशान उभर आता। लंबा चौड़ा युवक असमंजस में पड़ गया क्योंकि उसने प्रतिद्वंद्वी की तलवार के तेज वारों से खुद को बचाने की कोशिश की। कुछ समय बाद विपक्षीय स्थिति बदल गई। हरे बालों वाला युवक रिंग में टहलता हुआ अपने प्रतिद्वंदी पर तलवार तान रहा था। हालांकि अपनी असली क्यूई के अत्यधिक प्रयोग के कारण वह लंबा युवक हाँफता हुआ लग रहा था। उसकी थकान का असर उसकी तलवार की गति पर भी पड़ रहा था, जो धीमी और सुस्त हो गई थी। अचानक हरे बालों वाले उस युवक की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी तलवार लहराई। फिर उसका शरीर अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से बढ़ा, मानो धनुष से तीर छूट गया हो। फिर वह अपनी तेज तलवार लेकर अपने शिकार पर झपटा। उसकी तलवार की धार पर एक हल्की सुनहरी रोशनी छा गई। फिर वह दर्जनों सुनहरी तलवारों की परछाइयों में बदल गई। धमाका! एक तेज आवाज गूंजी। लंबा चौड़ा युवक इस हमले का विरोध नहीं कर सका। हालांकि उसने तेजी से जवाब दिया और अपनी तलवार घुमाई। उसकी कोशिशें बेकार गईं और एक विशाल अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। उसकी पीठ जमीन से टकराई और उसे रिंग से बाहर फेंक दिया गया। उल्टा लंबा चौड़ा युवक संघर्ष करता रहा, लेकिन उठ नहीं पाया। उसके जख्मों से खून बहने लगा। ये स्पष्ट नहीं था कि उसे कितनी बार चाकू मारा गया था। वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसके जख्म जानलेवा नहीं लग रहे थे। हालांकि उसकी हालत ऐसी थी कि उसे कम से कम आधे महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। तभी काले वस्त्र पहने कुछ चौकीदार शिष्य भीड़ से बाहर निकले और उसे इलाज के लिए ले गए। इसी बीच कनिष्ठ शिष्य, जो कि रिंग रेफरी था, ने हरे बालों वाले उस युवक को मैच का विजेता घोषित कर दिया। आसपास के शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर वे हरे बालों वाले उस युवक द्वारा प्रदर्शित तलवारबाजी की कला पर चर्चा करने लगे। हालांकि शी म्यू चुपचाप खड़ा रहा और अपनी नजरें हरे बालों वाले युवक पर गड़ाए रहा। हरे बालों वाला युवक रिंग से नीचे उतरा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह मुड़कर चला गया। 7वें घेरे में एक युवक और एक युवती लड़ रहे थे। दोनों खाली हाथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस युवक ने किसी रहस्यमयी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो। उसके हाथ चमकदार सफेद रोशनी की एक परत में लिपटे हुए थे। दूर से उस युवक के हाथ कीमती जैड से बने हुए लग रहे थे। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़कर हथेली जैसा चाकू बनाया और उसे ऊपर नीचे हिलाया। इस तेज हरकत से हवा का एक तेज झोंका उठा जो लड़की की ओर तेजी से बढ़ा। लड़की ने संप्रदाय की वर्दी नहीं पहनी थी। उसने नीले रंग के चुस्त कपड़े पहने थे। अपने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठियों के भीषण प्रहार के सामने वह छोटी और नाजुक लग रही थी। हालांकि वह एक बेहद जबरदस्त कला का प्रदर्शन कर रही थी। इसे स्वर्गीय बास की मुट्ठी कहा जाता था। उसने अपनी उंगलियों को हुक के आकार में मोड़कर युवक की मुट्ठियां पकड़ लीं। अचानक धीमी धीमी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ उनकी लड़ाई और अधिक तीव्र होती जा रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वे टकरा गए और कुछ कदम पीछे हट गए। वे बहुत थके हुए लग रहे थे। जमीन पर पैर पटकते ही युवक की आंखों में एक जानलेवा नजर चमक उठी। इससे उसके शरीर की पीछे की ओर गति रुक गई। फिर वह गोली की तरह आगे बढ़ा और अपनी जैड जैसी हथेलियां आपस में जकड़ लीं। फिर उसने नीले कपड़े पहनी लड़की की तरफ मुट्ठी तान दी। उसकी मुट्ठी सफेद जैड हथौड़े जैसी लग रही थी। आंदोलन के बल से युवक की आस्तीनें फटने से उभरी हुई मांसपेशियों वाली एक जोड़ी भुजाएं दिखाई दीं। लड़की ने आंखें सिकोड़ लीं और जोर से चीख पड़ी। जैसे ही उसने अपने चेहरे पर भारी हथेली की हवा महसूस की, उसके हाथ उसी समय मुड़ गए और एक हल्की लाल रोशनी निकली। फिर लाल रोशनी घनीभूत होकर 10 गहरे लाल रंग की उंगलियां छोड़ गई, कांटों जैसी नुकीली।
जब उसने हाथ हिलाए तो एक कर्णभेदी ध्वनि सुनाई दी। उसके हाथ आगे बढ़े, मानो कोई बाढ़ का अजगर अपनी मांद से बाहर निकलकर युवक के हमले से निपटने के लिए दौड़ा आ रहा हो, और उसके बाद दृश्य उभरने लगे। दोनों आकृतियां एक दूसरे से टकरा गईं और भयंकर टक्कर से पीछे की ओर गिर गईं। लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटते ही युवक का रंग पीला पड़ गया। उसके कंधों पर खून से लथपथ 5 छेद हो गए थे। उसकी बाहें नर्म और लटकी हुई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अब वह आगे नहीं बढ़ सकता। लड़की का रंग भी पीला पड़ गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लग रही थी। इस मैच का परिणाम बिल्कुल स्पष्ट था। ये देखकर शीम्यू की आंखों के कोने फड़क उठे। वह उस लड़की को देखे बिना नहीं रह सका। वह उसके हमलों से निपटने के तरीके के बारे में सोचने लगा। पहले घेरे में 2 लोग आपस में जोरदार लड़ाई कर रहे थे। एक के हाथ में लंबी तलवार थी, जबकि दूसरे के हाथ खाली थे। दोनों अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। वे अपनी वास्तविक क्यूई का सहारा लेकर अपनी तलवार और हथेली चला रहे थे। तलवार और हथेली कभी कभी तेज हवाएं छोड़ रही थीं, जिससे हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। आसपास के लोग इस द्वंद्व युद्ध को बड़ी तल्लीनता से देख रहे थे। बीच बीच में कुछ लोगों की जीभ चटकने की आवाजें भी कौतूहल से सुनाई दे रही थीं। शीम्यू भी ध्यान से मैच देख रहा था। अचानक उसने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। दोनों युवा रिंग में जोरदार टक्कर देते दिख रहे थे। हालांकि उनका मुकाबला किसी तमाशे जैसा लग रहा था। दोनों ही बेहद आकर्षक लग रहे थे। इसके अलावा उनकी तेज गति उनकी क्षमता को कमजोर कर रही थी, उनकी मारक क्षमता को कमजोर कर रही थी। इसलिए मैच का नतीजा काफी देर तक तय नहीं हो सका, क्योंकि दोनों में से कोई भी अपने प्रतिद्वंदी को हराने लायक वार नहीं कर पा रहा था। कुछ मैच देखने के बाद शीम्यू को नए प्राथमिक शिष्यों की औसत ताकत का एक सामान्य अंदाजा हो गया था। इसके अलावा उसने लोगों की बातचीत भी सुनी थी और ध्यान देने लायक विरोधियों के नाम भी नोट कर लिए थे। उनके परिचितों जैसे बाइशे, जियाओ मिंग, लैन फेंग और कुछ अन्य ने कई रिंगों में सफलतापूर्वक जीत हासिल की थी। उन्होंने कई मैच जीते थे और दूसरों के बीच अलग पहचान बनाई थी। इससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ था। शीम्यू ने बाइशी का मुकाबला देखा था। बाइशी को अपने प्रतिद्वंदी को हराने में बस कुछ ही सेकंड लगे थे। इससे साबित होता है कि पवित्र आत्मा संघ में शामिल होने के बाद से उसने काफी प्रगति की है। शीम्यू ने गहरी सांस ली। फिर उसने चारों ओर देखा और पास की अंगूठी पर ध्यान केंद्रित किया। उस रिंग में अभी अभी एक मुकाबला समाप्त हुआ था। एक जूनियर शिष्य अगली प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त था। शीम्यू की आंखें चमक उठीं और उसने अपने कदम तेज कर दिए। काले पत्थर के स्मारक पर नए शिष्यों के रैंक मैचों के नतीजों के साथ साथ बदलते रहते थे। ये पत्थर का स्मारक कोई साधारण पत्थर नहीं था। समय समय पर नाम अपने आप बदलते और घटते रहते थे। यह एक अद्भुत नजारा था। दिन का लगभग आधा समय बीत चुका था। इस दौरान कई प्रबल शिष्यों ने दूसरों को पीछे छोड़ दिया था। बाइशे, ओ यांग मिन, लैन फेंग, ये उन कई नामों में से कुछ थे जो नए शिष्यों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए थे। कुछ पुराने शिष्य काली स्मारक के पास एकत्र हुए और गर्मागर्म बातचीत में डूब गए। ये सभी पुराने प्राथमिक शिष्य थे। कई पुराने शिष्य नए शिष्यों के मैच देखने आए थे। आखिरकार अगले दिन इन शिष्यों से उन्हें चुनौती मिलनी ही थी। मैंने नए शिष्यों में कुछ होनहार लोगों को खोजा है। उनमें से सबसे अच्छा बाइशे नाम का एक व्यक्ति है। वह वाकई बहुत अच्छा है। मैंने उसके कुछ मैच देखे हैं। वह यांग डोंग आर्ट नामक एक अग्नि कला का अभ्यास करता है। ऐसा लगता है कि उसे अपनी कला पर गहरा नियंत्रण है। काले वस्त्र पहने एक युवक ने पत्थर के स्मारक की ओर देखते हुए कहा। अध्याय 80, चुनौती। ओह, क्या ये लड़का बाइशे हमारे लिए खतरा बन सकता है? काले वस्त्र पहने उस युवक के बगल में एक मोटा ताजा युवक खड़ा था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडी रोशनी चमक रही थी। ये कैसे संभव है? काले वस्त्र पहने युवक ने गर्व से पूछा। वैसे मैंने सुना है कि इन नए शिष्यों के समूह में एक जादूगर भी है। क्या ये सच है? मोटे युवक की आंखें चमक उठी, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। ये सच लगता है। अफवाह है कि नए शिष्यों के इस समूह में एक अच्छा जादूगर है। अग्नि तत्व जादू कला पर उसकी अच्छी पकड़ है। उसे पवित्र आत्मा संघ ने भर्ती किया है। काले वस्त्रधारी युवक ने बोलते हुए सिर हिलाया। ये सुनते ही मोटे युवक की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में झिझक की झलक दिखाई दी। वह जिस कला का अभ्यास करता था वह बहुत ही दबंग थी। हालांकि उसे जादू की कला से रोका जा सकता था। इसलिए अगर अगले दिन उसका सामना इस अग्नि तत्व वाले जादूगर से होता तो उसके मुसीबत में पड़ने की पूरी संभावना थी। वाह, एक बहादुर इंसान फिर से सामने आया। काले पत्थर के स्मारक पर पड़ते ही काले वस्त्रधारी युवक की नजर चमक उठी। वह लाल रंग से लिखे एक नाम को देख रहा था। वह तेजी से नीचे से ऊपर के 30वें स्थान पर पहुंच रहा था। प्रतियोगिता का पहला दिन था। रिंग एलिमिनेशन सिस्टम के नियमों के अनुसार केवल नए प्राथमिक शिष्य ही एक दूसरे को चुनौती दे सकते थे। 100 से नीचे के शिष्य किसी भी उच्च रैंक वाले शिष्य को चुनौती दे सकते थे, बशर्ते उनके बीच 50 रैंक का अंतर हो। जब कोई शीर्ष 100 रैंक में पहुंच जाता तो चुनौती का दायरा कम हो जाता था। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी हार जाता या लड़ने से इनकार कर देता तो उसे असफल माना जाता। इसके अलावा वह किसी को भी चुनौती देने का अधिकार खो देता। अगले दिन वह पुराने शिष्यों को चुनौती देने का अधिकार भी खो देता। जिन नए प्राथमिक शिष्यों में शीर्ष 30 में प्रवेश करने की क्षमता थी, उन्हें समूह के उत्कृष्ट लोगों के रूप में चिन्हित किया गया। ये शिष्य पुराने प्राथमिक शिष्यों की रुचि जगाने में सक्षम थे। शिम्यू, मुझे नहीं पता था कि इतना उत्कृष्ट नया शिष्य है।
मोटे युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ये नाम सुनते ही कहा। एक रिंग के अंदर शी म्यू ने अपना स्टील का ब्लेड उठाया। अचानक उसमें से 9 ब्लेड वाली परछाइयां निकली और उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर झपटी, जो तलवारों की एक जोड़ी से परछाइयों का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर 2 तलवारों वाले युवक का चेहरा बदल गया। वह अपने सामने ढाल बनाने के लिए तेजी से तलवारें लहराने लगा। उनके हथियारों के टकराने से कई आवाजें सुनी जा सकती थीं। 2 तलवारों वाला युवक 9 ब्लेडों की परछाइयों के हमले का विरोध नहीं कर सका। वह कुछ कदम पीछे हट गया। इसके अलावा ब्लेडों के जोर से उसकी बाहें सुन्न हो गईं। उनमें दर्द होने लगा, इतना कि वह तलवार की नोक भी नहीं पकड़ सका। शी म्यू ने युवक के होश में आने का इंतजार नहीं किया। उसकी आकृति चमकी और उसके प्रतिद्वंद्वी के सामने प्रकट हो गई। इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, शी म्यू ने उसकी छाती पर घूंसा जड़ दिया। युवक ने शी म्यू की हरकतें नोटिस कर ली थीं। हालांकि वह मुक्का नहीं चकमा दे सका क्योंकि उसकी बाहों में दर्द और सुन्नता के कारण उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। धमाका, एक तेज आवाज सुनाई दी। शी म्यू ने उस युवक को बहुत जोर से मारा था, इसलिए उस युवक का शरीर जमीन से उठ गया और रिंग से बाहर फेंक दिया गया। उल्टा वह जमीन से टकराया और दर्द से कराह उठा। फिर उसके मुंह से खून निकला और वह बेहोश हो गया। विजेता है शी म्यू। दाढ़ी वाला जूनियर शिष्य, जो रिंग का रेफरी था, ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वह कुछ देर तक शी म्यू को देखता रहा। फिर उसने ऊंची आवाज में परिणाम घोषित किया। शी म्यू ने भावशून्य चेहरे के साथ स्टील ब्लेड को म्यान में डाल दिया। वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के पहले चरण में था। हालांकि उसने अपनी असाधारण जन्मजात शक्ति को अपनी वास्तविक क्यूई, अपनी उन्नत पवन उड़ाने वाली तलवार कला और पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी के साथ मिला लिया था। इसलिए उसके पास अपने अधिकांश साथियों को हराने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। इसके अलावा शी म्यू ने उन प्रतिद्वंद्वियों को चुना था जिनके पास अच्छी गति थी। हालांकि उनकी शक्तिशाली दृष्टि के कारण उनके प्रतिद्वंद्वी लाभ नहीं उठा सके। शी म्यू ने अपना सिर घुमाया और पत्थर के स्मारक को देखा। जिस शिष्य को उसने हराया था उसका नाम सू मुबाई था। सू मुबाई शी म्यू की तरह ही एक नया शिष्य था। हालांकि वह नए समूह में सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक माना जाता था। वह 17वें स्थान पर था। हालांकि इस मुकाबले के बाद उसका स्थान शी म्यू ने ले लिया। आसपास के शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पूरा चौक शोरगुल से भर गया। शी म्यू की जीत ने भारी हंगामा मचा दिया था क्योंकि वह पहले दिन के अलावा कभी सुर्खियों में नहीं आया था जब उसने क्वो कुन से मुकाबला किया था। पिछले 3 महीनों से वह बंद कमरे में अभ्यास में व्यस्त था, इसलिए नए प्राथमिक शिष्य भी उसे लगभग भूल ही गए थे। इसलिए जब वह अपनी अलौकिक शक्ति के साथ शीर्ष 20 रैंक में आया तो सभी हैरान रह गए। लगता है इस लड़के शी म्यू ने कभी अपनी असली ताकत सबके सामने जाहिर नहीं की, वरना बाकी नए शिष्य इतने हैरान न होते। कुछ पुराने शिष्य दूर से शी म्यू का मैच देख रहे थे। उनमें से एक बोला क्योंकि उन्हें शी म्यू का चेहरा कुछ अनजान सा लगा। हर बार जब हम ये प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं तो कुछ ऐसे लोग अपनी अद्भुत प्रतिभा के साथ अचानक उभर आते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की ताकत कोई साधारण स्तर की नहीं है। उसकी ब्लेड कला मार्शल डिसिप्लिन स्तर की मार्शल आर्ट लगती है, लेकिन वह इस कला में एक उच्च स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसके पास कुछ और भी है, एक और पुराने शिष्य ने आंखों में जिज्ञासा के भाव के साथ कहा। इस बीच शी म्यू रिंग से नीचे चला गया और दूसरे की ओर बढ़ा। एक बेहद थका हुआ और घायल व्यक्ति 5वीं रिंग से नीचे फेंका गया। वह बहुत ही दयनीय लग रहा था। उसकी कमीज फटी हुई थी और चेहरा खून से सना हुआ था। एक पतला और लंबा युवक शांत भाव से रिंग में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर मैच का कोई असर नहीं पड़ा हो। उसके हाथ में एक लंबा काला कोड़ा था। अचानक उसने अपनी कलाई हिलाई, फिर कोड़ा पीछे हटकर उसकी कमर पर लिपट गया। शी म्यू की आंखें उस दुबले पतले युवक की हरकतें देखकर चमक उठीं। जिस तरह से वह लंबा चाबुक चला रहा था, उससे लग रहा था कि वह नर्म हथियारों से अच्छा काम करता है। वह नए शिष्यों में से एक उभरता हुआ चेहरा था। उसका नाम रुआनजी था। नए शिष्यों में उसका 9वां स्थान था। उसने केवल 5 स्ट्रोक में ही 7-8 प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया था। शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब वह बिना किसी हिचकिचाहट के रिंग की ओर बढ़ा। मेरा नाम शी म्यू है। मैं महामहिम को चुनौती देना चाहता हूँ। शी म्यू ने धीमी आवाज में उन्हें चुनौती दी। ये देखकर दर्शकों में हंगामा मच गया। शी म्यू अब तक प्रतियोगिता में 17वें स्थान पर पहुंच चुका था, इसलिए उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। दर्शक उत्साहित थे क्योंकि वे 2 उच्च पदस्थ शिष्यों के बीच मुकाबला देखने वाले थे। इस रिंग का रेफरी एक जूनियर शिष्य था जिसके गाल धंसे हुए थे। जब उसने शी म्यू को रुआनजी को चुनौती देते देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडे भाव के निशान उभर आए। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी ब्लेड कला मेरे चाबुक से भी ज्यादा जबरदस्त है। रुआनजी को शी म्यू की ताकत का अंदाजा लग रहा था। उसने शी म्यू को सिर से पांव तक परखा, फिर उसने गरिमापूर्ण स्वर में कहा। इसके बाद उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दृष्टि को केंद्रित करना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता शुरू होती है। रेफरी की आवाज सुनते ही शी म्यू रुआनजी की ओर झपटा। उसका स्टील का ब्लेड चमक उठा और उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर 9 ब्लेड की परछाइयां छोड़ गया। ये देखकर रुआनजी की आंखों में डर के भाव उभर आए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शी म्यू की हरकतें इतनी जल्दी होंगी। हालांकि वह अनुभवहीन भी नहीं था। अचानक उसने अपनी असली क्यूई को एक धीमी आवाज के साथ चाबुक में धकेल दिया। चाबुक ने हवा में एक खूबसूरत चाप बनाया और 9 चाबुक की परछाइयों में बदल गया। उसकी 9 चाबुक छायों ने हवा में 9 ब्लेड छायों को रोक दिया।
अचानक हुई टक्कर से हवा में एक विस्फोट हुआ और हवा की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। एक तेज फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उसका लंबा चाबुक फूंककर बाहर निकला, मानो कोई जहरीला सांप अपने बिल से बाहर निकल रहा हो। वह हवा में बेकाबू गति से घुसा और एक लंबे डंडे की तरह शी म्यू की छाती की ओर झपटा।